हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपका एग्ज़ाम का डेट नज़दीक आ रहा है। सेकेंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी का सब्जेक्ट है और ये एक इम्पोर्टेंट पेपर है। इसके लिए हमने बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए हैं, क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं विथ एक्सप्लेनेशन। और इसकी एक वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है जिसमें हमने डिस्कस किया था 2 मार्क्स के क्वेश्चन और 5 मार्क्स के क्वेश्चन। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 मार्क्स के जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उसको। तो एक वीडियो में हमने 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम लोग 10 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो बिफोर वॉचिंग 10 मार्क्स वाला वीडियो आपको इससे पहले वाला जो वीडियो है उसको आपको देखना है एक बार, क्योंकि उसके बाद आपकी जो कनेक्टिविटी है, अंडरस्टैंडिंग है, वो बेटर हो पाएगी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने 2 मार्क्स वाले 5 मार्क्स वाले में डिटेल में एक्सप्लेन किया है और वो 10 मार्क्स वाले में डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ऑलरेडी एक्सप्लेंड है। तो आप कोशिश कीजिए कि एक सीरीज़ में पहला पार्ट फिर इस वाली वीडियो को देखिएगा। और इसका जो पीडीएफ लिंक है, वीडियो देखने के जस्ट बाद आपको पीडीएफ पढ़ना है और इसका पीडीएफ का लिंक हम डिस्क्रिप्शन के टेलीग्राम में लिंक डाल देंगे और वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर पाइएगा। तो जो भी इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो, कोई कमेंट हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं इस बार। ओके, तो चलिए आज का जो वीडियो है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ 10 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं हमारे उसके साथ। यस तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है और 10 मार्क्स के क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल इंजरी एंड एडेप्टेशन, डिस्कस वेरियस मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन सेल इंजरी इन डिटेल। 10 नंबर के क्वेश्चन में आपको इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन को मिक्स करके और लॉन्ग में, और आपको एग्ज़ाम में भी इसी तरीके से लिखना रहेगा कि 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं तो कम से कम 5 पेज 6 पेज में ज़रूर लिखिए और 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं तो 4 पेज 3 पेज तक मिनिमम ज़रूर लिखिए। तो ऐसे आपको कोशिश करना है। तो चलिए समझते हैं इसको। पहले भी हमने 2 मार्क्स में और 5 मार्क्स में एक एक करके डिस्कस किया है कि सेल इंजरी क्या होता है, एडेप्टेशन सेल इंजरी में कैसे होता है और मॉर्फोलॉजिकल चेंज कैसे होता है, मतलब सेल में पानी आ जाना, स्वेलिंग कैसे होता है। सेल में बहुत बार क्या होता है, फैट जमा होने लगते हैं तो फैटी सेल्स बन जाते हैं। तो इस टाइप से मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं। तो इसको एक बार देखते हैं डिटेल में क्या होता है। आपको पता है कि हमारी बॉडी में सेल होते हैं, सेल में न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इसमें अदर ऑर्गेनेल्स हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी अपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स हैं, लाइसोसोम है, अदर ऑर्गेनेल्स हैं सेल में। सेल का एक प्रॉपर फंक्शन होता है कि सेल मेम्ब्रेन अपना कुछ काम करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ काम करेगा, न्यूक्लियस अपना कुछ काम करेगा, अदर जो ऑर्गेनेल्स है वो अपना काम करेंगे। तो ये मतलब कि नॉर्मल फंक्शनिंग हो रहा है, ठीक है। आपको पता है कि सेल के बाहर से कोई स्ट्रेस लगता है। स्ट्रेस मतलब क्या, हमने इसको 2 मार्क्स वाले 5 मार्क्स वाले में डिस्कस किया हुआ है, फिर से बता देते हैं कि सेल पे जब बाहर से कोई भी चीज़ लगता है, जैसे कि मतलब जल जाना या एक्सीडेंट हो जाना या कोई मान लो केमिकल उस पर गिर गया या कोई रेडिएशन लग जाना, ठीक है, या पॉइजन का इफ़ेक्ट हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो भी हमारे सेल पे अप्लाई होगा तो सेल जो है अपना फंक्शन लूज़ करने लगेगा। नॉर्मल जो फंक्शन कर रहा था वो अपना लूज़ करने लगेगा और सेल धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं सेल इंजरी, ठीक है। सेल इंजरी क्या होता है समझ गए। सेल इंजरी में क्वेश्चन पूछा है कि प्रिंसिपल ऑफ सेल इंजरी क्या है। तो सेल इंजरी क्या है कि डैमेज अकर इन द सेल, या तो अपना वो फंक्शन लूज़ कर देगा या कम कर देगा। किस वजह से, तो बहुत सारे वहाँ पे इंजीनियस एजेंट और स्ट्रेस लगने की वजह से, ठीक है। और वो अपना जो सेल है अपना नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं करेगा और अपना जो होम्योस्टेटिस में स्टेट में जो हमारा सेल था वो अब होम्योस्टेसिस में नहीं रहेगा। होम्योस्टेसिस क्या होता है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि हमारे बॉडी का या हमारे सेल के अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो एक कांस्टेंट स्टेट में रहे, उसी को हम लोग बोलते हैं होम्योस्टेसिस। जैसे हमारे बॉडी का पीएच कांस्टेंट स्टेट में होना चाहिए, ब्लड का पीएच कांस्टेंट स्टेट में होना चाहिए, हमारा जो बीपी है वो कांस्टेंट स्टेट में होना चाहिए, हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो एक कांस्टेंट स्टेट में होना चाहिए। और इसी सारे फैक्टर्स का कांस्टेंट स्टेट में होना कहलाता है होम्योस्टेसिस। अब क्योंकि सेल पे स्ट्रेस लग रहा है तो सेल अपना होम्योस्टेसिस खोने लगेगा और सेल इंजर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं
कॉज ऑफ सेल इंजरी क्या क्या है? तो जो स्ट्रेस यहाँ पे लग रहा है वो सब क्या है? सेल इंजरी का कॉज है। तो सेल इंजरी का कॉज क्या है? एक तो हाइपोक्सिया, कि हमारे सेल को नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ताकि माइटोकॉन्ड्रिया इस ऑक्सीजन को यूज़ करके ग्लूकोज के साथ ऑक्सीडेशन करा के एटीपी बना पाए। लेकिन ऑक्सीजन जब नहीं मिलता है, ऑक्सीजन का प्रॉपर सप्लाई नहीं होता है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपोक्सिया। और हाइपोक्सिया के कंडीशन में एनीमिया, इसीमिया टाइप के डिजीज़ हो सकते हैं। ठीक है। फिजिकल एजेंट जैसे ट्रॉमा, चोट लग गया, एक्सीडेंट हो गया, डल गया, रेडिएशन हो गया, इस कंडीशन में सेल इंजरी हो सकता है। केमिकल जैसे कोई टॉक्सिन्स लग गया, पॉइजन हो गया, तो इस वजह से कोई इन्फेक्शियस एजेंट है, बैक्टीरिया या वायरस के इन्फेक्शन की वजह से सेल का जो फंक्शन है वो कम हो गया या बंद हो गया, उसकी वजह से सेल इंजरी हो सकता है। जो हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे किसी सेल को डिस्ट्रॉय करने लगे, ठीक है, जेनेटिक फैक्टर की वजह से। तो इतने सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से सेल इंजरी हो सकता है। ठीक है। सेल इंजरी कैसे कैसे हो रहा है, तो पिछले वीडियो में भी हमने अब डिस्कस किया था, फिर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सेल इंजरी में सेल इंजर्ड जैसे होगा, तो आपको पता है कि ये सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे, ठीक है, आयन चैनल्स होते हैं। आयन चैनल्स होते हैं और ये आयन चैनल्स अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे मान लो ये सोडियम आयन चैनल है, यहाँ पे कहीं पे कैल्शियम आयन चैनल भी होगा। ठीक है। सेल के अंदर आपको पता है कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अदर अदर ऑर्गेनेल्स है। सारा ऑर्गेनेल अपना नॉर्मल फंक्शन कर रहा है। किसी कारण से मान लो कि एक्सीडेंट हुआ, जल गया, या रेडिएशन हो गया, या कोई इन्फेक्शन हो गया, सेल मेम्ब्रेन अगर डैमेज होगा, तो सेल मेम्ब्रेन जैसे ही डैमेज होगा तो ये जो चैनल है वो चैनल ओपन हो जाएगा परमानेंटली, और इस चैनल से बहुत सारे जो सोडियम है वो सेल के अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब सेल के अंदर सोडियम आयंस बहुत सारे जाने लगेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि सोडियम आयन कहीं भी जाता है तो अपने साथ साथ वाटर को भी लेके जाता है, ये रूल आपको ध्यान रखना है। तो सोडियम जैसे ही सेल के अंदर बहुत सारा गया तो ये बहुत सारा मात्रा में क्या लेके जाएगा? बहुत सारा मात्रा में वाटर लेके जाएगा। और बताओ, सेल के अंदर चारों तरफ से बहुत सारा मात्रा में वाटर घुसने का मतलब क्या हो गया? इस सेल का साइज़ अब बहुत बड़ा हो जाएगा। मतलब इस सेल में क्या हो गया? स्वेलिंग। तो ये जो डैमेज हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं हमारा जो सेल मेम्ब्रेन डैमेज। ठीक है। अब आपको पता है कि सेल के अंदर एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जिसको हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी में ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन को यूज़ करके एटीपी बनाता है, और एटीपी एक एनर्जी कॉइन होता है, और इसी से हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गेनेल्स, सेल के अलग अलग ऑर्गेनेल्स या बॉडी के अलग अलग एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये सब चैनल्स, ये सब काम करते हैं। तो मान लो किसी कारण से ऑक्सीजन का सप्लाई हमारे बॉडी में बंद हो गया, तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो अपना जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो बंद कर देगा या लो कर देगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं मिल पा रहा है। तो ये बनाने लगते हैं फ्री रेडिकल्स। पहले एनर्जी बना रहा था, अब फ्री रेडिकल्स बनाने लगेगा। अब फ्री रेडिकल्स क्या करेंगे? हमारे न्यूक्लियस को, हमारे सेल मेम्ब्रेन को, हमारे न्यूक्लियस को, अदर ऑर्गेनेल्स का डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे। उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का भी डैमेज हो जाएगा। तो इस टाइप के डैमेज को हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। ठीक है। इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? एटीपी का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। ये क्या बनाएगा? फ्री रेडिकल्स बनाना स्टार्ट कर देगा, और इसकी वजह से लास्ट में इसका भी डैमेज हो जाएगा। राइबोसोमल डैमेज, अदर ऑर्गेनेल्स का डैमेज हो रहा है तो ये भी डैमेज हो जाएगा। आपको पता है कि राइबोसोम क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। न्यूक्लियर डैमेज कैसे होता है कि जैसे ही सेल मेम्ब्रेन का डैमेज होगा तो एक चैनल होता है कैल्शियम चैनल। कैल्शियम चैनल का डैमेज होने की वजह से बहुत सारा कैल्शियम क्या होगा? अंदर घुसना स्टार्ट हो जाएगा। और कैल्शियम क्या काम करता है? तो सेल के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो अलग अलग ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, लेकिन ये नॉर्मली डाइजेस्ट नहीं कर रहा है। जैसे ही बहुत सारा कैल्शियम अंदर आएगा, ये इस एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा, और ये एंजाइम क्या करेगा? तो अलग अलग ऑर्गेनेल्स को, न्यूक्लियस को, सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है, ये सबको डैमेज करना स्टार्ट कर देगा, डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। और इस क्रम में न्यूक्लियस का भी डाइजेशन हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर डैमेज। ठीक है। तो न्यूक्लियर डैमेज होता है। अगला क्वेश्चन है इसी का पार्ट है कि व्हाट आर द एडेप्टिव चेंजेस इन सेल इंजरी।
इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था, अभी भी बता रहे हैं। एडेप्टिव चेंजेस ऑफ सेल इंजरी क्या होता है कि जब भी सेल पे कोई स्ट्रेस लगेगा, स्ट्रेस आपको पता है, स्ट्रेस कोई बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, जलना हो सकता है, चोट लगना हो सकता है, रेडिएशन हो सकता है, कोई पॉइजन हो सकता है, इन सब को हम लोग स्ट्रेस बोलेंगे। तो स्ट्रेस जैसे ही किसी सेल पे लगता है तो सेल अचानक से इंजर्ड नहीं हो जाता है। सेल सबसे पहले अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, और अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, इसी बचाने की कोशिश को हम लोग बोलते हैं एडेप्टेशन। और इस बचाने की कोशिश में सेल अपने आप में बहुत सारा चेंज कर सकता है। जैसे कभी कभार, जैसे मान लो कि ये कोई नॉर्मल सेल है, तो किसी कंडीशन में सेल पे जब स्ट्रेस लगेगा तो ये सेल अपना साइज़ बढ़ा लेगा। हो सकता है कि बॉडी का कोई सेल हो और उस पर स्ट्रेस जब ज़्यादा लगे तो ये अपना साइज़ ही बढ़ा लेता है। जैसे ये नॉर्मल सेल है, किसी एरिया में मान लो कि स्ट्रेस लग रहा है तो अपना साइज़ छोटा कर लिया, मतलब अपने आप को बचाने के लिए तरह तरह का एडेप्टेशन कर रहा है। ठीक है, तो साइज़ बढ़ा लिया तो इसको हम लोग, इसको मेडिकल टर्म में हाइपरट्रॉफी बोलेंगे। साइज घटा लिया तो हम लोग इसको एट्रोफी बोलेंगे। किसी किसी कंडीशन में ये जो अपना नंबर बढ़ाना स्टार्ट कर देता है, सेल डिवीज़न कर करके, जिसको हम लोग हाइपरप्लेसिया बोलते हैं। किसी किसी कंडीशन में जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लगता है तो सेल अपना टाइप चेंज कर लेता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे कॉलमनर सेल है, बाद में ये मल्टीलेयर स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सेल बनाना स्टार्ट कर देगा, मतलब अपने टाइप को ही चेंज कर लिया। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेटाप्लेसिया। समटाइम्स जो सेल है जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लगता है तो इरेगुलर अनलिमिटेड किसी भी तरीके का स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर देगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसिया। तो सेल एडेप्टेशन क्या होता है कि सेल पे जब भी स्ट्रेस लगेगा तो अपने आप को बचाने के लिए, सेल अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, इंजरी से बचने के लिए अपने आप में बहुत सारा चेंज करता है। और कोई सेल है जो अपना साइज़ बढ़ा लेगा, कोई सेल है अपना साइज़ घटा लेगा, कोई सेल है जो अपना सेल डिवीज़न करके अपना नंबर संख्या बढ़ा लेगा, कोई सेल है जो एक सेल से दूसरे टाइप में चेंज हो जाएगा, कोई सेल है जो किसी भी तरीके का मतलब अनडिफाइंड स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर देगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसिया। तो इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एट्रोफी का क्या मतलब है, डिक्रीज इन साइज़। इसका एग्जांपल क्या है कि जब आप बॉडी के किसी ऐसे ऑर्गन्स को जब आप काम नहीं करते हो, जब काम करना बंद कर देता है, या जब बूढ़े लोगों में आप देखे होइएगा कि जो हाथ जो पैर का जो मसल्स है वो धीरे धीरे पतले होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उस एरिया में स्ट्रेस नहीं लगता है, ठीक है, और उस एरिया में मतलब ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, उस एरिया में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है, तो मसल्स धीरे धीरे छोटे होने लगते हैं क्योंकि सेल का साइज़ छोटा हो रहा है। हाइपरट्रॉफी, जब आप लोग कभी वेट लिफ्टिंग करते हैं या जिम में जाते हैं तो आप लोग देखते होइएगा जिम करने के बाद जो आपका जो बाइसेप्स है वो फूलना स्टार्ट हो जाता है। क्यों फूलने लगता है? क्योंकि आप जैसे ही लोड देते हो इस एरिया के सेल्स पे, तो इस एरिया का सेल्स जो है अपना साइज़ बढ़ाना स्टार्ट कर देता है, तो आपको जो बाइसेप्स है वो बढ़ा हुआ दिखता है। तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। हाइपरप्लेसिया हमने बोला कि जब भी किसी सेल पे स्ट्रेस लगेगा तो सेल अपना डिवीज़न करके नए नए सेल्स बनाने लगते हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। जैसे इंडोमेट्रियम में कि कैसे कोई मान लो कि लेडी प्रेग्नेंट है और इसके यूट्रस में मान लो कि बच्चा है, तो बच्चा अभी मतलब स्टार्टिंग फेज़ में है, तो यूट्रस में कम स्पेस है तो काम चल जाएगा, लेकिन बच्चा का जैसे जैसे ग्रोथ होगा तो ये ज़रूरी है ना कि यूट्रस का साइज़ भी बढ़े। तो यूट्रस का साइज़ कैसे बढ़ेगा? तो इसमें जो भी सेल्स हैं वो अपना क्या करेगा, संख्या बढ़ाएगा, ताकि यूट्रस का साइज़ धीरे धीरे बड़ा होगा, ताकि बेबी को स्टेइंग में स्पेस ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाए। मेटाप्लेसिया हमने बताया, ठीक है। मेटाप्लेसिया में क्या होता है कि जो सेल है वो अपना टाइप ही चेंज कर लेता है। इसका एग्जांपल हमने पिछले क्लास में भी दिया था, पिछले लेक्चर में, यहाँ भी समझ लीजिए कि सेल, ये हमारा लंग है, तो लंग के यहाँ पे एल्वियोलर सरफेस पे कॉलमनर एपिथेलियल सेल होता है, कॉलम टाइप का, कॉलम शेप का, और ये ऑक्सीजन के डिफ्यूज़न में हेल्प करता है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ से इजीली डिजोल्व होकर ब्लड वेसल्स में जाता है और यहाँ CO2 इजीली डिजोल्व होकर एल्वियोलियो में जाता है। लेकिन मान लो कि कोई कंटिन्यूसली स्मोक कर रहा है, मतलब कि स्ट्रेस लगा रहा है, कंटिन्यूसली स्मोक कर रहा है, गंदा मतलब एयर सांस में ले रहा है, या किसी ऐसे एरिया में है, इंडस्ट्रियल एरिया में है जहाँ धूल कण उसके कंटिन्यूसली लंग्स वाले एरिया में जा रहा है, तो इस एरिया का जो ये सेल है, ये जो पहले कॉलम शेप का था, ये चेंज होके मल्टी लेयर सेल बनाना स्टार्ट कर देगा। तो अब बताओ कि जिस एरिया में सिंगल सेल था तो ईजिली ऑक्सीजन का यहाँ पे डिफ्यूज़न हो रहा था, अब इस एरिया में अपना सेल वो चेंज कर चुका है, टाइप मल्टी लेयर बना लिया है, तो क्या इस एरिया से ऑक्सीजन का डिफ्यूज़न सही से हो पाएगा? सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। तो ये एक एग्जांपल होता है, हमारे एल्वियोलर सेल में इस टाइप का चेंज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेटाप्लेसिया। सेल अपना टाइप ही चेंज कर लेता है, ठीक है।
एक कंडीशन है डिस्प्लेसिया। डिस्प्लेसिया में क्या होता है, हमने आपको बताया कि सेल पे जब भी कोई स्ट्रेस लगेगा तो सेल कुछ अलग टाइप का, मतलब अनडिफाइंड कुछ भी बनाना स्टार्ट कर देगा, अलग टाइप का स्ट्रक्चर जो हमारे बॉडी में होता ही नहीं है, और इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसिया। मतलब अनयूजुअल ग्रोथ, जो नॉर्मली अनयूजुअल एब नॉर्मल ग्रोथ जो हमारी बॉडी में होता नहीं है लेकिन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ओके। तो ये था आपका सेल एडेप्टेशन। मॉर्फोलॉजिकल चेंज इसी क्वेश्चन का पार्ट है। मॉर्फोलॉजिकल चेंज क्या होता है उसको एक बार देखते हैं। मॉर्फोलॉजिकल चेंज क्या होता है कि सेल नॉर्मल है, ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये सेल मेम्ब्रेन है। तो जब भी कभी मान लो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लग रहा है, बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो अगर सेल मेम्ब्रेन अगर डैमेज हुआ, तो सेल मेम्ब्रेन डैमेज होगा तो आपको पता है कि यहाँ पे चैनल्स हैं, तो सोडियम चैनल भी डैमेज होता है। बहुत सारा सोडियम सेल के अंदर चला जाएगा, इन्फ्लक्स होगा सोडियम आयंस का, और सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होगा तो आपको पता है ये किसको अट्रैक्ट करेगा, तो वाटर को। बहुत सारा वाटर सेल के अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा, और ये सेल में स्वेलिंग हो जाएगा और सेल का साइज़ बढ़ जाएगा। मतलब कि एक मॉर्फोलॉजिकल चेंज आपको क्या देखने को मिला कि समटाइम जब स्ट्रेस लगता है सेल पे, या सेल मेम्ब्रेन डैमेज होता है, तो उस समय सेल का साइज़ बढ़ जाता है, मतलब इसको स्वेलिंग बोलते हैं। किसी किसी कंडीशन में, जैसे लीवर के सेल में, अगर मान लो कि स्ट्रेस कंटिन्यू लग रहा है, ठीक है, तो स्ट्रेस कंटिन्यू लगता है तो ये सेल अपना फंक्शन धीरे धीरे लूज़ करना स्टार्ट कर देता है, और सेल के अंदर बहुत सारे फैट्स जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये लास्ट में येलो येलो कलर का दिखना हो जाता है। यही आपको फैटी लीवर बनाता है। तो मतलब कि किसी किसी कंडीशन में वाटर का डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है, देख रहेगा वाटर का डिपोजिशन हो रहा है, और किसी किसी कंडीशन में यहाँ पे फैट का डिपोजिशन हो रहा है। तो मतलब कि वाटर का और फैट का दोनों का डिपोजिशन हो सकता है, ठीक है। जैसे मॉर्फोलॉजिकल चेंज में देखिए कि सोडियम पोटेशियम पंप डैमेज होगा तो बहुत सारा अंदर जाएगा, ठीक है, और ये वाटर को लेके जाएगा, तो वाटर इंटर होगा तो सेल में स्वेलिंग आएगा, सेल में स्वेलिंग आ जाएगा, ठीक है, वो साइज़ में बड़ा हो जाएगा, जैसे आपको किडनी में, लीवर में, हार्ट में ये सब देखने को मिल सकता है। फैटी चेंजेस भी होते हैं। फैटी चेंजेस में जैसे फैट का एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये फैटी लीवर में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो इस टाइप से जो है वो हमको मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलता है, ठीक है। एक यहाँ पे है इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इरिवर्सिबल सेल इंजरी और रिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होता है उसको समझो। कि मान लो कि दो सेल हैं और दोनों पे स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है, स्ट्रेस लगा और मान लो कि इसका सेल मेम्ब्रेन डैमेज हुआ, अंदर बहुत सारा सोडियम गया, सोडियम पानी को अट्रैक्ट किया, सेल में मान लो कि स्वेलिंग आ गया, सेल का साइज़ बढ़ गया। लेकिन मान लो कि अचानक से ये चैनल फिर से काम करना स्टार्ट कर दिया, स्ट्रेस लगना बंद हो गया, तो ये वापस से वाटर को लूज़ करके नॉर्मल अवस्था में आ सकता है। मतलब जब कोई इंजरी ऐसा हो कि सेल वापस से अपने नॉर्मल अवस्था में आ जाए, मतलब रिवर्स हो जाए, तो उस टाइप की इंजरी को बोलते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी। इस सेल का एग्जांपल लो, जैसे मान लो कि स्ट्रेस कंटिन्यू लग रहा है, ठीक है, तो अब ये सेल है सर्वाइव नहीं कर पाएगा और इस सेल का हो जाएगा डेथ, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं इररिवर्सिबल, क्योंकि जब डेथ हो जाएगा तो वापस से ये नॉर्मल अवस्था में नहीं जा सकता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इररिवर्सिबल सेल इंजरी। तो जो आपको स्वेलिंग देखने को मिल रहा है या जो फैटी एसिड जो देखने को मिल रहा है वो हमारा किसका एग्जांपल है, रिवर्सिबल का। ये वापस से स्ट्रेस खत्म होगा, वापस से नॉर्मल अवस्था में आ सकता है। लेकिन इरिवर्सिबल सेल इंजरी में सेल फाइनली डेथ कर जाता है तो उसमें वो आप नॉर्मल अवस्था में वो नहीं आ सकता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी। इंजरी इज सीवियर, ठीक है, सेल अंडरगो नेक्रोसिस, मतलब डेथ हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सेल इंजरी, ठीक है। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर डैमेज हो जाता है, इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी। एक बार आपको पीडीएफ के थ्रू जाना है, और इस वीडियो को देखने से पहले आपका जो पिछला वीडियो है जिसमें हमने 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसको एक बार ज़रूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लामेशन एंड रिपेयर, डिस्क्राइब द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वॉन्ड हीलिंग इन द स्किन। क्वेश्चन को पहले समझिए, फिर आंसर करने में आपको मज़ा आएगा। क्वेश्चन है कि इन्फ्लामेशन का मैकेनिज्म सबसे पहले आपको समझाना है कि व्हाट इज़ इन्फ्लामेशन, ठीक है, सबसे पहले तो इन्फ्लामेशन के मैकेनिज्म को आपको समझाना है, इन्फ्लामेशन है क्या। फिर आपको बताना है, लास्ट में एक पार्ट है इसका वाउंड हीलिंग। वाउंड हीलिंग मतलब घाव कैसे भरता है स्किन पे।
इसके मैकेनिज्म को समझाना है। पिछले वीडियो में हमने इन्फ्लामेशन के मैकेनिज्म को डिटेल में समझाया था, फिर भी समझा देते हैं इस वीडियो में। इन्फ्लामेशन का मतलब क्या है? तो इन्फ्लामेशन हमारे बॉडी का एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है। जैसे मान लो कि हमारे बॉडी में कहीं भी सेल पे स्ट्रेस लगता है, ठीक है, मान लो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, किसी के बॉडी में बैक्टीरिया घुस गया है, तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन जैसे होगा तो बैक्टीरिया हमारे आसपास के सेल को, जिस एरिया में रहेगा उस सेल को डैमेज करना स्टार्ट करेगा, इंजर्ड करना स्टार्ट करेगा और कंटिन्यूसली डैमेज करना स्टार्ट करेगा। तो मान लो कि इस एरिया के कुछ सेल हैं जिसका डेथ हो गया, मतलब इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो गया। तो सेल इंजरी जब डेथ हो गया तो हम देख रहे हो कि हमारे बॉडी में एक तो फॉरेन पार्टिकल बैक्टीरिया घुसा हुआ है, दूसरा है कि कुछ सेल का डेथ हो गया है। तो अब हमारा बॉडी यहाँ पे क्या करेगा? तो बॉडी सबसे पहले तो ये करेगा कि भाई बैक्टीरिया को सबसे पहले तो किल करने का काम करेगा, मतलब अपने आप को बचाने का काम करेगा। दूसरा क्या काम करेगा? तो जो भी यहाँ पे सेल डेथ हो गया है उसको क्या करेगा? क्लीन करने की कोशिश करेगा कि भाई जो भी एक्स्ट्रा डेथ हो गया है वो कोई काम का है नहीं, उसको क्लीन करके बाहर करो, तो क्लीनिंग का काम करेगा। तीसरा क्या काम करेगा कि जो सेल डैमेज हुआ है उसके जगह पे न्यू सेल का फॉर्मेशन होगा ताकि घाव भर सके, और इसी को हम लोग बोलते हैं वाउंड हीलिंग, घाव भरना। तो जब भी कहीं पे किसी का, मतलब आपको देखते होंगे कि कहीं पे जल जाता है या कट जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है, तो यही सब तो, या इन्फेक्शन हो जाता है, तो यही सब तो हो रहा है कि बॉडी हमारा अपने आप को बचाने के लिए, ये जो भी प्रोसेस हो रहा है अपने आप को बचाने के लिए, उसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स। प्रोटेक्शन के लिए ये रिस्पॉन्स दे रहा है और इसी प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लामेशन। अब ये प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स हमारा बॉडी कैसे दिखाएगा? तो ऐसे समझो कि जैसे मान लो कि यहाँ पे सेल है और सेल मान लो कि यहाँ पे इंजर्ड हो गया है, ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से या किसी कारण से। तो अब बताओ कि हमारी बॉडी में बैक्टीरिया को मारने का काम कौन करेगा? तो बॉडी में आपको पता है कि ब्लड वेसल्स में अलग अलग टाइप के सेल होते हैं, उसी में से एक सेल होता है WBC, जो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर है। अब इंजरी तो यहाँ पे हुआ है, तो अब ये WBC ही आके इस डेड सेल को भी ख़त्म करेगा और इस बैक्टीरिया को भी ख़त्म करेगा, ठीक है। अब WBC क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है ब्लड वेसल्स के अंदर, तो यहाँ से इंजरी वाले साइट पे वो कैसे पहुँचेगा? तो ये एक प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप, डायरेक्टली कूद के या फान के या चीर के वहाँ पे नहीं पहुँच जा रहा है। स्टेप बाय स्टेप एक इंसिडेंट होता है, घटना होता है, ठीक है, फिनोमेनन होता है, और फिर जो लास्ट में फाइनली WBC जो है वो यहाँ पे पहुँचता है और इस डेड सेल को ख़त्म करता है, इंजर्ड सेल को ख़त्म करता है, और फिर बैक्टीरिया को भी ख़त्म करता है और हमको फिर वाउंड हीलिंग में हेल्प करता है। और इसी रिस्पॉन्स को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन में सबसे पहले समझेंगे कि जो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर है या जो मैकेनिज़्म है वो कैसे हो रहा है वो समझो। तो जैसे मान लो कि ये कोई बॉडी का सेल है, ठीक है, किसी पार्टिकुलर एरिया का, और यहाँ पे मान लो कि ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे सेल पे स्ट्रेस लगेगा, तो जैसे कि एक्सीडेंट हो गया या कट गया या जल गया या पॉइजन खा लिया, ठीक है, तो बॉडी के किसी पार्ट में, किसी भी सेल में मान लो जैसे ही स्ट्रेस लगेगा तो हमारी बॉडी को लगता है कि स्ट्रेस लग रहा है, तो हमारी बॉडी को लगता है कि भाई सेल इंजरी होने वाला है, ठीक है, सेल इंजर्ड होने वाला है। तो हो सकता है कि बॉडी से बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाए। तो लॉस ऑफ ब्लड को बचाने के लिए हमारी बॉडी सबसे पहला काम क्या करती है कि जो ब्लड वेसल्स पहले चौड़ा था उसको स्ट्रेस वाले एरिया में थोड़ा सा पतला कर लेती है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा पतला हो गया है, और इस पतले हुए ब्लड वेसल्स को बोलते हैं हम लोग वैसो कंस्ट्रिक्शन। वैसो कंस्ट्रिक्शन पहला स्टेप क्या हुआ? वैसो कंस्ट्रिक्शन। अब बॉडी हमारी वैसो कंस्ट्रिक्शन करने के बाद तुरंत जैसे ही मान लो सेल इंजरी इधर हुआ, तो अब जो ब्लड वेसल्स है, अब हमारी बॉडी ब्लड वेसल्स को थोड़े ही देर के बाद थोड़ा सा डायलेट कर देती है। जहाँ पे इंजरी हुआ है वहाँ पे थोड़ा सा ब्लड वेसल्स डायलेट हो गया। अब आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे जो सेल है, और मान लो यहाँ पे स्ट्रेस लग रहा था, कुछ सेल डैमेज हो गया है, उस इंजरी वाले एरिया में आप क्या देख रहे हो कि ब्लड वेसल हल्का सा डायलेट हो गया है पहले से। अब क्योंकि डायलेशन हो गया है तो इस एरिया में ब्लड का फ्लो ऑब्वियस सी बात है कि पहले से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है। अब ब्लड फ्लो जब ज़्यादा होगा तो आपको उस वहाँ पे जहाँ पे इंजरी हुआ है वहाँ पे आपको रेडनेस दिखाई देगा,
आप देखते हुए कि जब भी आपको चोट लग जाता है या कट फट जाता है तो वहाँ पे आपको रेडनेस दिखाई देता है, हल्का सा लाल। और वहाँ पे क्योंकि ब्लड फ्लो ज़्यादा हो रहा है तो आपको थोड़ा सा हीट भी दिखाई देगा, मतलब हीट भी सेंसेशन फील होगा, ठीक है। ये सब होना स्टार्ट हो जाता है। आपको ईचिंग टाइप का फील होना स्टार्ट हो जाता है, ईचिंग होना स्टार्ट हो जाता है, पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ये सब क्या है, सिम्टम ही तो है इन्फ्लामेशन का, ठीक है। वहाँ पे फूल जाता है, सूजन आ जाता है, मतलब स्वेलिंग आ जाता है। तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स क्या हो गया है, डायलेट हो गया है, जिसकी वजह से ब्लड ज़्यादा सप्लाई हो रहा है, तो आपको रेडनेस और हीट दिख रहा है। अगले स्टेप में क्या होगा कि ये जो ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे ब्लड का सप्लाई ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। तो आपको पता है कि ब्लड का सप्लाई ज़्यादा हो रहा है तो प्लाज्मा भी इधर ज़्यादा होगा, मतलब वाटर भी ज़्यादा होगा। वाटर का सप्लाई जैसे ही ज़्यादा होता है तो वाटर जो है अब इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके लीक करने लगता है, और इंजरी वाले एरिया में सेल के अंदर ये वाटर जाना स्टार्ट हो जाएगा। अब इंजरी वाले एरिया में ये वाटर जाना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको पता है कि सेल का साइज़ अब क्या हो गया, बढ़ गया, सेल का साइज़ बढ़ गया, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्वेलिंग। तो देखते होइएगा कि जब भी आपको कहीं पे चोट लगता है, जल जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पे आपको स्वेलिंग मतलब कि सूजन दिखाई देता है। तो अगला स्टेप क्या हो गया कि यहाँ पे ब्लड का फ्लो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, वैसोडाइलेशन हुआ। ब्लड का फ्लो ज़्यादा हुआ तो आपको हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, वाटर के द्वारा प्रेशर ज़्यादा लग रहा है और ये लीक कर करके आसपास वाले सेल में जा रहा है, ठीक है। ये एक स्टेप हुआ। अगले स्टेप में क्या होगा, चौथा स्टेप, कि अब जैसे ही इस एरिया के ब्लड का जो वाटर है वो रीच करके चला गया है आसपास वाले सेल में, तो अब बताओ कि जब बहुत सारा प्लाज्मा और वाटर इस एरिया से बाहर निकल जाएगा तो इस एरिया में सिर्फ क्या बच जाएंगे, तो सिर्फ ब्लड सेल्स बच जाएंगे और थोड़े मोड़े प्लाज्मा बच जाएंगे। मतलब ये हाईली क्या हो जाएगा, कंसनट्रेटेड हो जाएगा, मतलब कि ब्लड फ्लो क्या हो गया, थोड़ा सा स्लो हो गया, और इस एरिया में जो ब्लड है हाईली कंसनट्रेटेड हो जाएगा। अब इस एरिया का जो ब्लड है जब हाईली कंसनट्रेटेड हो जाएगा तो जो ब्लड सेल्स जो बीच में पहले ट्रेवल कर रहा था अब वो फाइनल मार्जिन पे, मतलब किनारे किनारे में लगना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उतना अमाउंट में वाटर ही नहीं है, प्लाज्मा ही नहीं है तो कि ये फ्लो कर पाए, तो ये किनारे में लगना स्टार्ट हो जाएगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं ये WBC, क्योंकि किनारे किनारे में लगना हो गया, मार्जिन में लग रहा है, तो WBC का मार्जिनेशन इसको बोलते हैं। तो आप क्या देख रहे हो कि ये जो भी घटना जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, WBC को फाइनली हमको इंजरी वाले एरिया पे पहुंचाना है, ठीक है। तो WBC अब किनारे किनारे आ चुका है। तो ये जो भी इवेंट हुआ, ये जो भी इवेंट हो रहा है ब्लड वेसल्स के साथ ही तो हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं वेस्क्यूलर इवेंट ऑफ इन्फ्लामेशन। पहले ब्लड वेसल्स पतला हुआ, वैसो कंस्ट्रिक्शन हुआ, वैसो डायलेशन हुआ, ब्लड फ्लो ज़्यादा हुआ जिसकी वजह से रेडनेस और हीट दिख रहा है। ब्लड फ्लो ज़्यादा हुआ तो वाटर का प्रेशर बढ़ा, तो वाटर लीक करके सेल में जाना हो जाएगा, तो यहाँ पे स्वेलिंग हो गया। सेल के अंदर जब बहुत सारा पानी निकल जाएगा तो ब्लड का फ्लो जो है वो थोड़ा धीरे हो जाएगा। ब्लड का फ्लो धीरे हो जाएगा तो जो भी ब्लड सेल है WBC वो किनारे किनारे लगना स्टार्ट हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं मार्जिनेशन ऑफ WBC। और ये जो भी घटना हो रहा है ये सब ब्लड वेसल्स के साथ ही तो हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग वेस्कुलर इवेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको रीड करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं ये है क्या। तो सबसे पहले इन्फ्लामेशन क्या है, तो बॉडी का प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है जो इंजरी के अगेंस्ट में होता है, ठीक है। क्या करने के लिए, तो रिपेयर करने के लिए होता है, ठीक है। और फिर वापस से हमारा जो सर्वाइवल है उसको वापस से लाने के लिए होता है, ओके। और इसी को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन जब भी होगा तो आपको क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा, तो आपको पता है इन्फ्लामेशन में आपको रेडनेस हो जा रहा है क्योंकि ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, स्वेलिंग हो रहा है क्योंकि आसपास वाले सेल्स में वाटर चला जा रहा है, हीट आपको देखने को मिलेगा क्योंकि ब्लड फ्लो ज़्यादा है, पेन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, लॉस ऑफ फंक्शन देखने को मिलता है। तो ये सब इसके जो साइन और सिम्टम्स हैं इन्फ्लामेशन के। इन्फ्लामेशन जो है वो हमारे दो टाइप्स का है, एक्यूट इन्फ्लामेशन और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन का जो मैकेनिज़्म है अभी हमने आपको बताया कि वेस्कुलर इवेंट में क्या क्या होता है, मतलब जो हमारे ब्लड वेसल्स है उसमें क्या क्या होता है। तो ट्रांजिएंट वैसो कंस्ट्रिक्शन, मतलब ब्लड वेसल थोड़ा सा पतला हुआ, फिर उसके बाद वैसो डायलेशन हुआ। वैसो डायलेशन होगा तो वाटर बहुत सारा लीक करना स्टार्ट हो जाएगा, और लीक करना स्टार्ट हो जाएगा तो वाटर लीक करके सेल के अंदर घुसना हो जाएगा और स्वेलिंग हो जाएगा, ठीक है। जब बहुत सारा वाटर निकल जाएगा तो ब्लड का फ्लो जो है स्लो हो जाएगा, और स्लो हो जाएगा तो WBC मार्जिन पे जाने लगेगा जिसको हम लोग मार्जिनेशन बोलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या क्या इवेंट होता है एक बार और समझो।
अब अभी तक हमने क्या देखा था कि WBC जो है, ठीक है, वो मार्जिन पे आके लग चुका है। सेल का जो अंदर में यहाँ पे ब्लड वेसल्स के अंदर में इस टाइप से एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, इस टाइप से एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है, इस टाइप से ये एंडोथेलियल सेल्स हैं, ठीक है, इस टाइप से। अब आपको पता है कि जो WBC है वो किनारे किनारे मार्जिन पे आके लग चुका है, ठीक है। अब ये WBC क्या करेगा, धीरे धीरे ये WBC, अब क्योंकि यहाँ पे एंडोथेलियल सेल है तो यहाँ से तो ये लीक करके बाहर आ नहीं सकता है क्रॉस करके, क्योंकि WBC को बाहर आना है और बाहर आके इस WBC को जो इंजर्ड सेल है उसको साफ़ सफाई करना है और जो बैक्टीरिया घुस गया है उसको भी ख़त्म करना है। मतलब मेरा फाइनल जो मोटो है, मेन जो मकसद है ये है कि इस WBC को यहाँ तक लाना है सेल इंजरी वाले एरिया में। तो अब जो किनारे किनारे पर WBC लग गया है, ये WBC धीरे धीरे तो इस एंडोथेलियल सेल के साथ अटैच होगा। अटैच होने के बाद ये एंडोथेलियल सेल्स के सरफेस पे, जैसे मान लो यहाँ पे WBC है तो ये धीरे धीरे लुढ़कना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और लुढ़कना स्टार्ट होगा क्या करने के लिए, तो जो बीच में जो गैप दिख रहा है, ये वाला गैप, ये वाला गैप, ये वाला गैप, इस गैप तक WBC आने की कोशिश करेगा। और इस गैप तक जैसे ही आ जाएगा तो ये WBC फाइनली इस गैप को क्रॉस करने में सफल रहेगा और ये WBC फाइनली बाहर निकल गया। WBC जैसे ही फाइनल निकला तो अब इसको कैसे पता चलेगा कि भाई इंजरी वाले एरिया में कैसे पहुंचना है। तो जहाँ पे भी सेल इंजरी होता है तो इंजर्ड जो सेल है वो कुछ केमिकल रिलीज़ करते हैं और ये केमिकल इसको अट्रैक्ट करेगा इसको इंजरी वाले एरिया में जाने के लिए। अब WBC ट्रैवल करके यहाँ तक पहुँचा, ठीक है। WBC क्या करेगा, तो जैसे मान लो कि ये WBC है और ये इंजर्ड सेल है, ये मान लो ये बैक्टीरिया है, इसको क्या करेगा अपने अंदर इनगल्फ करके, बैक्टीरिया को अपने अंदर इनगल्फ करके उसको निगल जाएगा, ठीक है। ये मान लो बैक्टीरिया इंजर्ड सेल है, बैक्टीरिया है, WBC इसको इनगल्फ करके, ठीक है, निगल जाएगा और इसको फाइनली डिस्ट्रॉय कर देगा। तो मेन जो हमारा काम था इन्फ्लामेशन का कि यहाँ से WBC को ब्लड वेसल से इंजर्ड वाले एरिया में लाना था और उसके लिए इतना सारा प्रोसेस हो रहा है, मतलब वेस्कुलर इवेंट ये सब हो रहा है या जो ये जो हो रहा है। तो आपने क्या देखा कि ये जो WBC अब बाहर निकल गया, तो अब यहाँ तक WBC इंजर्डी वाले एरिया में पहुँचना, फिर इंजर्ड जो सेल है या WBC है उसको, सॉरी जो बैक्टीरिया है उसको ख़त्म करना, ये सब इवेंट कहाँ पे हो रहा है, तो सेल वाले एरिया में हो रहा है। तो इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं सेलुलर इवेंट, क्योंकि पहले वाला इवेंट हमारा ब्लड वेसल्स के साथ हो रहा था तो हमने वेस्कुलर इवेंट बोला, क्योंकि ये सेल के साथ हो रहा है तो इसको हम लोग सेलुलर इवेंट बोलेंगे। इसको एक बार स्टडी करते हैं, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। सेलुलर इवेंट, इसमें पहला क्या होगा, मार्जिन में लग जाता है WBC, रोल करते हुए खाली वाले एरिया में पहुँचेगा, एडहेशन चिपकना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर खाली एरिया में जो बीच में स्पेस है वहाँ तक पहुँचेगा एंडोथेलियल गैप्स में, ठीक है। और वहाँ से फाइनली बाहर निकलेगा और जो केमिकल्स हैं जो रिलीज़ हुआ है उसके द्वारा वो अट्रैक्ट होगा और अट्रैक्ट होकर फाइनली वहाँ तक पहुँचेगा और पहुँचने के बाद उसको क्या करेगा, इनगल्फ कर लेगा और डिस्ट्रॉय कर देगा। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ये फैगोसाइटोसिस। तो ये जो भी घटना हो रहा है सेल वाले एरिया में हो रहा है, इसलिए हमने इसका नाम दिया सेलुलर इवेंट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जो भी केमिकल इंजरी वाले एरिया में रिलीज़ होता है सेल के द्वारा, उस केमिकल में हिस्टामाइन है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, साइटोकाइनिन है, ब्रेडिकाइनिन है, ये सब केमिकल है, ठीक है। और यही केमिकल, तो आप देखते हुए जहाँ पे आपको चोट लगा है उस एरिया में आपको हल्का हल्का खुजली टाइप का फील होता होगा। जैसे मान लो ये सेल इंजर्ड हुआ है तो यहाँ पे ये बहुत सारे केमिकल रिलीज़ होंगे और ये केमिकल इस आसपास में जो न्यूरॉन है उसको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, तो आपको पेन जैसा फील होगा। स्टिमुलेट करेगा तो आपको ईचिंग, खुजली टाइप का फील होगा। इसलिए आपको देखते हुए कि जहाँ पे आपको चोट लगता है, एक्सीडेंट, घाव हो जाता है, उस एरिया में आपको रेडनेस तो दिखाई देता ही है, स्वेलिंग, सूजन तो दिखाई देता ही है, पेन भी दिखाई देता है और ईचिंग भी होता है। ये सब क्यों होता है, तो इसी जो इन्फ्लामेशन, जो केमिकल्स है, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं, इसी की वजह से होता है, ठीक है। इसी का अगला पार्ट क्वेश्चन है कि प्रोसेस ऑफ रिपेयर। अब इन्फ्लामेशन तो हो चुका है, इन्फ्लामेशन हो चुका है मतलब कि अब ब्लड वेसल से WBC फाइनली निकल के इंजरी वाले एरिया में आ गया है और ये बैक्टीरिया को और जो इंजर्ड सेल है उसको ख़त्म कर दिया। तो अब क्या होगा, तो अब ये सिर्फ इतना ही तक तो नहीं रहेगा, बैक्टीरिया ख़त्म हो गया, लेकिन इंजर्ड सेल जो है, जैसे मान लो ये नॉर्मल सेल था और इसमें से 2 सेल इंजर्ड हो चुका है, तो इसके जगह पे नया सेल भी तो बनाना पड़ेगा।
तो इसके जगह पे नया सेल बन जाएगा और फाइनली वो पहले जैसा हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलेंगे रिपेयरिंग, ठीक है, या वाउंड हीलिंग। तो रिपेयरिंग और वाउंड हीलिंग कैसे होता है इंजरी का, तो आपने अभी देखा कि जैसे ही कहीं पे इंजरी होता है, ठीक है, तो सबसे पहले वहाँ पे क्या होगा, ब्लड वेसल्स हेमोस्टेसिस होता है, ठीक है, ब्लड वेसल थोड़ा सा पतला हो जाता है, हमने आपको बताया था। फिर इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन अलग अलग स्टेप में होता है। वहाँ पे WBC पहुँचता है, बैक्टीरिया वायरस को ख़त्म करता है, डेड सेल को रिमूव करता है, ठीक है, और इसी को हम लोग इन्फ्लामेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद नए सेल्स बनना स्टार्ट होते हैं वहाँ पे नए नए सेल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, कनेक्टिव टिश्यू बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, और फिर वो नॉर्मल जो वाउंड है वो धीरे धीरे सही होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, कोलेजन फाइबर वहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये सब होते हैं। वाउंड हीलिंग दो टाइप्स के होते हैं, एक प्राइमरी इंटेंशन से, एक सेकेंडरी इंटेंशन से। प्राइमरी इंटेंशन, सेकेंडरी इंटेंशन क्या होता है वो समझिए कि जैसे मान लो किसी पेशेंट का, मान लो कि ये कोई बॉडी का कोई पार्ट है और किसी पेशेंट का मान लो ऑपरेशन हुआ है, तो डॉक्टर ऑपरेशन करने टाइम एक शार्प कटिंग करते हैं। तो शार्प कटिंग करेंगे तो क्या होगा, सिर्फ इस एरिया का जो सेल है, इस एरिया का जो सेल है वही डैमेज होगा। तो इसको रिपेयरिंग में या वाउंड हीलिंग में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसको, इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट इंटेंशन। अब जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, ये बॉडी का कोई एरिया है और जल गया या एक्सीडेंट हो गया, तो घाव अजीब तरीके से हो गया, मतलब इस एरिया का पूरा सेल डैमेज हो गया है, तो इसमें जो हीलिंग होगा वो सेकेंडरी इंटेंशन से होगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी इंटेंशन, ओके। जैसे इसमें सर्जिकल वाउंड है उसका होता है, और सेकेंडरी इंटेंशन में जैसे मान लो कि इरेगुलर वाउंड है, मतलब कहीं पे जल गया है, कट गया है, इस वजह से, ओके। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन से फैक्टर है जो हमारे वाउंड हीलिंग में हेल्प करता है, घाव भरने में। तो अभी से पता है कि किस टाइप का घाव है वो भी डिपेंड करेगा। साथ में अब खाना पीना खा रहे हैं, विटामिन सी ये सब ले रहे हैं, ब्लड सप्लाई है ये भी हो रहा है। इन्फेक्शियस ऑर्गन अगर नहीं है तो इसमें भी घाव जल्दी भर जाएगा। तो ये क्वेश्चन था हमारा सेकेंड नंबर का। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्कस द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज, एड अ नोट ऑन एंजाइना पेक्टोरिस एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। इसमें अक्सर कन्फ्यूज़न होता है, इसको ध्यान से समझिएगा, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, तो ऐसे समझो। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज इस्केमिक हार्ट डिजीज़। तो इस्केमिक हार्ट डिजीज़ सबसे पहले है क्या वो समझो। ये मान लो कि हमारा हार्ट है, ठीक है, और आपको पता है कि यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में ये एट्रियम है, वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड वेसल्स यहाँ से निकलता है, ठीक है, जिसका नाम है एरोटा, और यहाँ से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है हमारे पूरे बॉडी वाले एरिया में, ताकि पूरे बॉडी वाले एरिया को ऑक्सीजन मिल सके एक प्रॉपर तरीके से सेल को काम करने के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। क्योंकि जो हमारा हार्ट है ये भी तो ऑर्गन ही है, और ये इसमें भी तो बहुत सारे सेल्स हैं, ये भी तो काम कर रहा है, कंटिन्यूसली पंप कर रहा है। तो हमारे जो हार्ट के मसल्स हैं उसको भी तो एनर्जी चाहिए, और एनर्जी बनाने के लिए उसको भी तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन का सप्लाई चाहिए, और ग्लूकोज का और ऑक्सीजन का सप्लाई होगा कैसे, तो वो होगा ब्लड वेसल्स के थ्रू। तो यहाँ से एक ब्लड वेसल्स एरोटा से निकल के जाता है हमारे लंग्स वाले एरिया में, सॉरी हार्ट वाले एरिया में, जो हार्ट खुद को ही ब्लड सप्लाई करता है ऑक्सीजनेटेड, और इस तरह के आर्टरी को हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। समटाइम्स क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से, या वहाँ पे क्लॉटिंग होने की वजह से, या प्लेक फॉर्मेशन होने की वजह से कोरोनरी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल का मतलब कि डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है, और कोलेस्ट्रॉल हो जाता है ब्लॉक, मतलब जो आर्टरी हो जाता है ब्लॉक, मतलब कोरोनरी आर्टरी में क्या हो गया, ब्लॉकेज हो गया। तो जो प्रॉपर ब्लड सप्लाई इधर से होना था वो प्रॉपर ब्लड सप्लाई अब नहीं हो पाएगा, मतलब हार्ट के मसल्स को अब उतना ज़्यादा अमाउंट में ब्लड जितना चाहिए था नहीं मिल पाएगा, नहीं मिलेगा तो ग्लूकोज भी नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्लड के थ्रू ही जाएगा। और जब ब्लड ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो वो प्रॉपर ATP एनर्जी नहीं बना पाएगा, तो प्रॉपर तरीके से ये जो हार्ट है वो अपना फंक्शन नहीं करेगा, और इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इस्केमिक डिजीज़, इस्केमिक हार्ट डिजीज़, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तो ये क्यों हो रहा है, तो हमारे कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो इस्केमिक हार्ट डिजीज आल्सो नोन एज कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज अ कंडीशन इन विच देयर इज अ इम्बैलेंस बिटवीन मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई
एंड डिमांड, मतलब कि हमारे हार्ट मसल्स को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और ये जो कोरोनरी आर्टरी में जो ब्लॉकेज हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसका स्टेप बाय स्टेप मतलब मैकेनिज़्म है। तो हमने आपको पहले भी बताया था और अभी भी बताया है, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, एक बार फिर से समझा देते हैं कि इसका क्या बेसिक मैकेनिज़्म है, ठीक है। तो ये मान लो कि ब्लड वेसल्स है, इसमें नॉर्मली ब्लड का सप्लाई होता है। ब्लड वेसल्स के इस वाले अंदर वाले लेयर को हम लोग बोलते हैं एंडोथेलियल लेयर। एंडोथेलियल लेयर, जब कभी मान लो हाइपरटेंशन का पेशेंट है या कोई स्मोकिंग कर रहा है या कोई ऐसा ड्रग लिया या बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल खा रहा है, ठीक है, तो इस कंडीशन में जो एंडोथेलियल जो लेयर है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके से डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, बस और क्लियर बनाते हैं, तो ये डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। और डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा तो इस जगह पे कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे धीरे 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 धीरे, ठीक है। ये बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, बड़ा बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये बड़ा होके एक प्रॉपर एक थक्का टाइप का बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये येलो येलो कलर का डिपॉजिट हो जाएगा, इसी को बोलते हैं प्लेक। अब प्लेक बन गया तो इसकी वजह से जो ब्लड का जो सप्लाई है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, ब्लड में इंटरप्शन होगा, ठीक है। तो ये पूरा मैकेनिज़्म है कैसे कैसे हो रहा है, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, शॉर्ट में बता दिया है। एंडोथेलियल इंजरी होगा, एंडोथेलियल इंजरी होगा तो लिपिड का डिपोजिशन होगा, प्लेक का फॉर्मेशन होगा, प्लेक का फॉर्मेशन होगा तो जो ब्लड वेसल्स है वो पतला हो जाएगा और जिसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगा। और इसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकता है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो प्लेक रप्चर हो जाएगा, ठीक है, मतलब कोरोनरी आर्टरी है वो ब्लॉक हो जाएगा, जो हीमरेज है वो हो सकता है, ब्लड वेसल्स मतलब कि कट सकता है, फट सकता है। तो ये सब रीज़न हो सकता है, ठीक है। रिस्की फैक्टर क्या है, तो कभी कभी जैसे स्मोकिंग करना, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ का कंडीशन है वो कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज में रिस्की हो सकता है। अगला डिजीज़ है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस का क्या मतलब है कि हार्ट मसल्स मान लो कि अपना काम प्रॉपरली कर रहा है, ठीक है, और प्रॉपरली काम कर रहा है तो काम करने के लिए इसको भी ऑक्सीजन चाहिए। तो जब भी कभी एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने लगते हैं, एक्सरसाइज करने लगते हैं, ओवर एक्टिव होने लगते हैं, ठीक है, तो इसको चाहिए ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन हार्ट को काम करने के लिए, क्योंकि आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करवाना है। तो हार्ट ज़्यादा काम करेगा और उसको उतना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया है। तो हार्ट के मसल्स में एक तरीके का पेन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, चेस्ट पेन होना स्टार्ट हो जाता है। और ये पेन चेस्ट से लेके गर्दन तक, नेक तक होता है और इसी पेन को हम लोग बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। तो एंजाइना पेक्टोरिस क्या है, इज अ क्लिनिकल सिंड्रोम कैरेक्टराइज बाय द चेस्ट पेन, ठीक है। और ये टेम्प्रोरी होता है, रिवर्सिबल होता है, ठीक हो जाता है। स्टेबल एंजाइना हमारे अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना। जैसे सडनली कभी कभार मतलब पेन आ रहा है तो उसको अनस्टेबल एंजाइना बोल देते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन खा के वो ठीक हो सकता है। अनस्टेबल एंजाइना क्या है कि मान लो कि मतलब लंबे समय से है, सीवियर तरीके से है, ठीक है। वेरिएंट एंजाइना क्या है कि कोरोनरी आर्टरी कंटिन्यू मतलब परमानेंटली मतलब ब्लॉक हो गया है, उस वजह से ये एंजाइना हो रहा है। क्लिनिकल फीचर आपको पता है कि पेन होगा, ठीक है, स्वेटिंग, एंजाइटी टाइप का फील होगा आपके गर्दन में, बैक वाले एरिया में, जॉ वाले एरिया में, वहाँ पे आर्म वाले एरिया में पेन होने लगता है। ये क्लिनिकल फीचर है एंजाइना का, ठीक है। अगला है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन का क्या मतलब है, तो हार्ट के मान लो ये हार्ट है तो आपको पता है कि हार्ट का जो लेयर होता है वो 3 लेयर होते हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। तो जो मायोकार्डियम वाला जो सेल है वही कंटिन्यूसली पंप करता है और वही पंप करने के बाद ऑक्सीजन सप्लाई होता है। तो हार्ट आपको पता है कि जब यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी में यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया है, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज हो गया है तो जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा था वो अब प्रॉपरली नहीं हो पाएगा हार्ट सेल्स को, मतलब कि मायोकार्डियम को, और प्रॉपरली हार्ट सेल्स को मसल सप्लाई ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगा तो फिर क्या होगा। अब आपको पता है कि सेल पे मान लो कि ऑक्सीजन सप्लाई किसी भी सेल को नहीं हो पाएगा तो जो इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो काम करना बंद कर देगा, और माइटोकॉन्ड्रिया जब बहुत देर तक ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगा तो ये सेल फाइनली क्या हो जाएगा, डेथ कर जाएगा। अब हार्ट का मसल्स का जो सेल है वो डेथ करना स्टार्ट हो जाए तो हार्ट अपना फंक्शन लूज कर देगा और इसी को हम लोग बोलते हैं हार्ट अटैक या हार्ट फेल्योर,
ठीक है, और इसी को बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ठीक है, तो इन्फेक्शन क्या है, हार्ट अटैक है। ठीक है, ये सेल डेथ होने की वजह से हो रहा है, जो मायोकार्डियम है उसकी वजह से। पैथोफिजियोलॉजी क्या है, तो मान लो कि कभी कोरोनरी आर्टरी में अचानक से ब्लॉकेज हो गया है, लंबे समय से मान लो कि ब्लॉकेज है, तो उस कंडीशन से हो सकता है। क्लिनिकल फीचर क्या है, तो सीवियर आपको चेस्ट पेन होगा, मतलब कि हर 30 मिनट्स पे, हर 20 मिनट पे हार्ट अटैक का मतलब आएगा। नाइट्रोग्लिसरीन इसमें मतलब हेल्प करता है। और कुछ सिम्टम्स है, स्वेटिंग, पसीना आना, ये सब कॉम्प्लिकेशंस, ये सब आप लोग पढ़िएगा। हार्ट फेलियर हो जाता है, थ्रोम्बोप्लाज्म हो जाता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स रप्चर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द एटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर। ये अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं, उसको देखिए। पेप्टिक अल्सर को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको पता है कि ये स्टोमक है। स्टोमक वाले एरिया में एक एसिड बनता है जिसका नाम है HCl। ये पैराइटल सेल से बनता है, मतलब इस एरिया में पैराइटल सेल होता है और इसी से निकलता है HCl। ठीक है, एक स्पेशल टाइप का सेल होता है चीफ सेल, जो बनाता है पेप्सिन। और पेप्सिन का क्या काम है, तो ये प्रोटीन डाइजेशन करता है। ठीक, तो अब ये बताओ कि जब भी आप मतलब कोई चिकन, मटन या पनीर खा रहे हो, तो पेप्सिन उसको ईजिली, क्योंकि उसमें प्रोटीन है, ईजिली डाइजेस्ट कर दे रहा है। तो हमको ये बताओ कि यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है और इतना स्ट्रॉन्ग मतलब एंजाइम है जो प्रोटीन डाइजेस्ट कर रहा है, तो ये जो हमारा जो लेयर है स्टोमक का, ये वाला, ये भी तो प्रोटीन से ही बना है। मसल्स है, प्रोटीन से ही बना है। तो क्यों नहीं ये स्ट्रॉन्ग एसिड या ये पेप्सिन इसको डैमेज कर देता है? तो डैमेज क्यों नहीं कर पाता है, तो उसके पीछे रीज़न है। तो आपको हम बताते हैं कि किस किस वजह से, सबसे पहले तो डैमेज करने वाला रीज़न क्या क्या है और क्यों नहीं होता है, इसको कौन कौन बचा रहा है, प्रोटेक्टिव रीज़न क्या क्या है, वो समझिए। तो डैमेज करने वाला रीज़न तो एक पता है कि HCl है, एक हमारा यहाँ पे पेप्सिन है। ठीक है, इस एरिया में एक स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है H. पाइलोरी। ये आपको याद रखना है, स्टोमक वाले एरिया में एक प्रॉपर एक टाइप का बैक्टीरिया होता है H. पाइलोरी। H. पाइलोरी इस सरफेस पे घाव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और उस वजह से भी अल्सर होता है। मतलब कि H. पाइलोरी नाम का जो बैक्टीरिया है वो भी अल्सर कॉज कर सकता है। ठीक है, अल्सर पहले समझ गए कि अल्सर क्या होता है, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अल्सर का मतलब है कि स्टोमक वाले एरिया में, पेप्टिक अल्सर का मतलब है कि स्टोमक वाले एरिया में इस सरफेस पे घाव हो जाना। ठीक है, इस सरफेस का टूट जाना। मतलब ये मान लो कि सरफेस है, और यहाँ पे ऐसे इस तरीके से घाव हो गया है, इसी को हम लोग बोलते हैं अल्सर। क्योंकि ये पेप्सिन के कांटेक्ट में आने से हो रहा है, इसलिए इसका नाम है पेप्टिक अल्सर। ठीक है, तो अल्सर कराने वाला रीज़न कौन कौन हो सकता है, तो एक तो HCl हो सकता है, पेप्सिन हो सकता है, H. पाइलोरी होता है। लेकिन क्यों नहीं होता है, कैसे हमारे बॉडी इसको बचा कर रखता है, तो इस एरिया में एक लेयर होता है, इस तरीके से ऐसा लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूकस लेयर। और ये म्यूकस सिक्रीट करता है, एक मतलब फ्लूइड टाइप का, गाढ़ा फ्लूइड। जो HCl यहाँ पे प्रेजेंट है, ये मान लो HCl है रेड वाला और ब्लू वाला म्यूकस है, तो ये इसके बीच में एक लेयर प्रोवाइड कर रहा है। मतलब डायरेक्टली हमारे इस सरफेस के पे कांटेक्ट में नहीं आने दे रहा है। मतलब म्यूकस HCl के कांटेक्ट में आने से बचा रहा है, पेप्सिन के कांटेक्ट में भी आने से बचा रहा है। तो मतलब कि प्रोटेक्ट कर रहा है अल्सर होने से। एक केमिकल रिलीज होता है यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन, इस एरिया में प्रोस्टाग्लैंडिन भी हमको बचा के रखता है, सेव करके रखता है। ठीक है, तो ये सब कुछ रीज़न है जो हमको अल्सर करा सकता है। तो इस टाइप के फैक्टर्स को बोलते हैं एग्रेसिव फैक्टर्स। और जो फैक्टर हमको अल्सर से बचा रहे हैं, नॉर्मली म्यूकस लेयर पर डैमेज होने से बचा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफेंसिव फैक्टर्स। तो हमारे स्टोमक वाले एरिया में एग्रेसिव फैक्टर कौन कौन, तो HCl है, पेप्सिन है, H. पाइलोरी बैक्टीरिया है। डिफेंसिव फैक्टर कौन कौन, तो म्यूकस है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, बाइकार्बोनेट भी वहाँ पे बनता है। ठीक है, तो ये सब मतलब कि हमको डिफेंड कर रहा है, ये सब हमको बचा रहा है। मतलब ये दोनों बैलेंस में काम करता है, मतलब कि अल्सर नहीं हो रहा है। जब कभी मान लो कि एग्रेसिव फैक्टर ज़्यादा काम करने लगे और डिफेंसिव फैक्टर कम काम करने लगे, तो जैसे मान लो म्यूकस का बनना कम हो जाए,
या प्रोस्टाग्लैंडिन का बनना या बाइकार्बोनेट का बनना कम हो जाए, या मान लो कि HCl का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होने लगे या H पाइलोरी बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगे, तो ये क्या करेगा, तो इस एरिया में HCl मान लो ज़्यादा होगा या पेप्सिन ज़्यादा होगा या बैक्टीरिया ज़्यादा होगा, तो इस लेयर को डैमेज करना स्टार्ट कर देगा, मतलब म्यूकस को पार करके डैमेज करना स्टार्ट कर देगा, और यही हो जाएगा अल्सर। मतलब अल्सर क्यों हो रहा है, एग्रेसिव फैक्टर के ज़्यादा होने से या डिफेंसिव फैक्टर के कम काम करने की वजह से। आई थिंक आपको पेप्टिक अल्सर समझ में आ गया होगा, और इसको एक बार स्टडी करते हैं। ठीक है, पेप्टिक अल्सर क्या है, तो ये एक डिसऑर्डर है जिसमें अल्सर फॉर्मेशन हो जाता है। कहाँ पे, तो इसोफेगस पे, मतलब एस्टोमक में या डिओडेनम में। ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट क्या है इसका, तो एस्टोमक में होता है और डिओडेनम में भी होता है। ठीक है, ये क्यों होता है, तो बैलेंस गड़बड़ा जाता है, मतलब कि किस में, एग्रेसिव फैक्टर में और हमारे डिफेंसिव फैक्टर में। अभी हमने आपको बताया इसका कारण क्या क्या है, तो आपको पता है हेलिकोबैक्टीरिया है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। ड्रग की वजह से कैसे हो रहा है, तो हम लोग जो भी ड्रग नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग खा रहे हैं, जैसे पैरासीटामोल, एस्पिरिन, ठीक है, डेक्लोफिनेक, तो वो ऑलरेडी एसिडिक नेचर का होता है। अब इस एरिया में ऑलरेडी एसिड है, एक तो तुम खा रहे हो तो एसिडिटी और बढ़ेगा, मतलब कि एग्रेसिव फैक्टर बढ़ रहा है। दूसरा कारण ये होता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो डिफेंसिव फैक्टर है, तो जो भी हम लोग पैरासीटामोल या डेक्लोफिनेक या NSAID का कोई भी ड्रग खाते हैं, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन को डिस्ट्रॉय करता है, मतलब डिफेंसिव फैक्टर को लो कर रहा है। तो जो हमारे ड्रग हैं एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, डेक्लोफिनेक, ये भी मतलब कि अल्सर करता है। ठीक है, गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन, मतलब HCl का सिक्रेशन, पेप्सिन का सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है, तो इसकी वजह से भी अल्सर हो सकता है, हमने अभी बताया आपको। ठीक है, इसमें किस किस कारण से ये एग्रेसिव फैक्टर और ज़्यादा बढ़ता है, तो जैसे मान लो कोई स्मोकिंग कर रहा है, टोबैको खा रहा है, अल्कोहल कंजप्शन कर रहा है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहा है, स्टेरॉयड खा रहा है, कुछ जेनेटिक फैक्टर की वजह से स्पाइसी खाना खा रहा है, तो ये सब एक एग्रेसिव फैक्टर को बढ़ाता है, जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर हो सकता है। ठीक है, एग्रेसिव फैक्टर कौन कौन से है, बैक्टीरिया है, पेप्सिन है, पाइलोरी है, ठीक है, NSAID ड्रग है, ये सब एग्रेसिव फैक्टर है। डिफेंसिव फैक्टर आपको हमने बताया, म्यूकस लेयर है, बाइकार्बोनेट है। ठीक है, मतलब ज़्यादा ब्लड सप्लाई हो रहा है तो वो भी हमको बचाता है। उसका प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये सब क्या है, मतलब डिफेंसिव फैक्टर है। ठीक है, तो H पाइलोरी बैक्टीरिया कैसे कॉज करता है, तो ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है अमोनिया, और अमोनिया क्या करता है, उसको बचाने में, मतलब खुद को एसिड से बचाने में हेल्प करता है, और ये मतलब बच जाता है बैक्टीरिया, और वो फाइनली हमारे जो स्टोमक वाला जो लेयर है, ठीक है, उसमें वो घुसना स्टार्ट कर देता है और अल्सर कॉज करता है। तो इस तरीके से बैक्टीरिया कॉज करता है। NSAID कैसे कॉज करता है, अभी हमने आपको बताया, ये कॉक्स एंजाइम को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बन पाता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन अल्सर होने से बचा रहा है, डिफेंसिव फैक्टर है, तो ये क्या करेगा, अल्सर कराएगा। ठीक है, रिजल्ट जब भी इनबैलेंस होगा तो म्यूकस लेयर ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा, उसमें इरोजन होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं अल्सर। ये डिओडेनम में या गैस्ट्रिक एरिया में हो सकता है। ठीक है, अल्सर होने से क्या क्या हो सकता है, तो हमारे स्टोमक में ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग हेमोरेज बोलेंगे। परफोरेशन, मतलब घाव बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो इंटेस्टाइन वाला जो एरिया है वहाँ से लीकेज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब इमरजेंसी कंडीशन हो सकता है। खाने पीने में आपको दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, वोमिटिंग होगा, कंटिन्यूसली पेन होगा, इस टाइप से होना। पेनिट्रेशन, मतलब अदर एरिया में ये अल्सर पहुंचना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब पैंक्रिया में, लीवर में, ये सब में। कभी कभार ये कैंसर का भी रूप धारण कर सकता है, तो पेप्टिक अल्सर इतना खतरनाक है। ठीक है, तो हम लोग पेप्टिक अल्सर हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गिव डिटेल्ड अकाउंट एंड प्रिंसिपल ऑफ कैंसर इंक्लूडिंग क्लासिफिकेशन, एटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैंसर को हमको समझना है कि कैंसर होता क्या है। ठीक है, इसके क्या प्रिंसिपल है। ठीक है, और ये इसका क्या एटियोलॉजी है, और ये इसका पैथोजेनेसिस, मतलब कैसे कैसे हो रहा है। तो हमने पिछले क्लास में भी इसको डिस्कस किया था, फिर भी डिस्कस कर रहे हैं। 10 नंबर का है, आपको पूरा डिटेल में लिखना है एग्ज़ाम में, तो ध्यान से सुनिए। जैसे मान लो कि ये नॉर्मल हमारे बॉडी का कोई सेल है। ठीक है, बॉडी में ग्रोथ कराने के लिए, ठीक है, सेल डिवाइड करता है नॉर्मली, एक सेल से 2 सेल बनाता है, एक सेल से 2 सेल बनाता है। ये मतलब कि हमारे बॉडी का नॉर्मल फंक्शन है, और ये हमेशा सेल डिवाइड नहीं करते रहता है, जब भी ज़रूरत पड़ेगा तब। जैसे आपने देखा कि सेल इंजरी में सेल डैमेज हो गया है, तो जिस एरिया का सेल डैमेज हो गया है तो वहाँ पे सेल डिवाइड करके नया सेल बना देगा। तो ज़रूरत पड़ा है तो डिवीज़न हो रहा है, या बच्चा जैसे मान लीजिए बढ़ रहा है, छोटा बच्चा है, ग्रो कर रहा है, तो वहाँ पे सेल डिवीज़न हो रहा है, नॉर्मल है।
सेल डिवीज़न होता है तो वो कैसे कंट्रोल करता है हमारा बॉडी कि आपको पता है सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है और ये जेनेटिक मटेरियल कंट्रोल करता है सेल डिवीज़न को। मान लो किसी कारण से मान लो कि आपके जो बॉडी का आपके सेल का जो न्यूक्लियर मटेरियल है, ये मान लो कि सेल है और ये न्यूक्लियस है और ये उसका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। ये जेनेटिक मटेरियल किसी ड्रग की वजह से या किसी केमिकल की वजह से, ठीक है, या तंबाकू खाते हो टोबैको की वजह से या किसी रेडिएशन की वजह से, ठीक है, या कोई जेनेटिक फैक्टर की वजह से, किसी कारण से जो सेल डिवीज़न को कंट्रोल कर रहा था जेनेटिक मटेरियल, वो अगर मान लो कि चेंज हो जाए, ठीक है, इसके कोडिंग में चेंज हो जाए, और चेंज होने को बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल चेंज होने को बोलते हैं म्यूटेशन। मतलब कि इस सब कारण से, किसी भी कारण से मान लो कि सेल में म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन होगा तो अब क्या होगा, म्यूटेशन होगा तो अब क्या होगा, तो जो सेल नॉर्मली डिवाइड हो रहा था, एक प्रॉपर ऑर्डर में कंट्रोल्ड वे में डिवाइड हो रहा था, अब ये सेल क्योंकि म्यूटेशन हो चुका है अनलिमिटेड ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा, अनलिमिटेड ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा, और यही चल के आगे कहलाता है कैंसर, ठीक है। अब इसको एक बार स्टडी करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कैंसर क्या है, तो ग्रुप ऑफ डिजीज़ है, अनकंट्रोल ग्रोथ सेल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और अलग अलग टिश्यू के पास या अलग अलग ऑर्गन्स के पास ये फैलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं कैंसर, ठीक है। कैंसर के क्या क्या फीचर होते हैं, तो ये अनकंट्रोल्ड मतलब कि सेल ग्रोथ करता है, प्रोग्राम सेल डेथ मतलब इसका होता ही नहीं है, सेल मरता ही नहीं है, नया नया सेल बनना स्टार्ट हो जाता है, नए नए ब्लड वेसल्स, नए नए ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग सेल को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगा, इम्यून सिस्टम का डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगा, ये सब होता है। कैंसर को अलग अलग टाइप में क्लासीफाई किया गया है। पहला जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन ओरिजिन, मतलब कि कैंसर हो कहाँ पर रहा है। आपने सुना होगा ब्लड कैंसर, ब्रेन कैंसर, लंग कैंसर, किसी के स्किन पे हो गया है, ठीक है, किसी के डीप टिश्यू में हो गया है, तो किसी के मतलब बोन में कैंसर हो गया है। तो अलग अलग लोकेशन पे जो कैंसर है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका नामकरण करते हैं। जैसे कि अगर किसी के एपिथेलियल सेल मतलब कि सेल के लेयर पे कहीं पे हो रहा है, अपर साइड में स्किन सरफेस पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्सिनोमा, ठीक है। मान लो कहीं पे कनेक्टिव टिश्यू के बीच में हो रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सैक्रोमा। ब्लड के टिश्यू में हो रहा है तो उसको हम ल्यूकेमिया बोलते हैं। लिम्फ टिश्यू में कहीं पे हो रहा है तो लिम्फोमा बोलते हैं। तो अलग अलग लोकेशन के हिसाब से इसका अलग अलग नाम है, क्लासिफिकेशन है। बिहेवियर के हिसाब से, ठीक है, बिहेवियर के हिसाब से क्या मतलब है कि कुछ ऐसे कैंसर होते हैं, कुछ ऐसे कैंसर सेल्स होते हैं जो मतलब उतना जल्दी फास्ट ग्रो नहीं कर रहा है, मतलब स्लो ग्रोथ है उसका, तो उस टाइप के कैंसर को हम लोग बोलते हैं बेनिंग ट्यूमर। और जो कुछ है जो बहुत फास्ट रैपिडली ग्रो करता है, मतलब और अलग अलग जगह पे जल्दी जल्दी पहुंचेगा, ये लाइफ थ्रेटनिंग मतलब कि इसमें जल्दी पेशेंट का डेथ हो जाता है, इसको मैलिग्नेंट बोलते हैं, ठीक है। स्टेज के हिसाब से किस ग्रेड में कैंसर है उसके हिसाब से भी इसका क्लासिफिकेशन है कि नया नया हुआ है तो ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 4 तक बोल सकते हैं, मतलब स्टेजिंग अलग अलग हिसाब से हम लोग उसका करते हैं। एटियोलॉजी कॉज क्या क्या है, तो कॉज इसका क्या है कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसका म्यूटेशन कौन कौन करा सकता है, म्यूटेशन कैसे कैसे हो सकता है। तो म्यूटेशन आपके जेनेटिक फैक्टर मतलब कि आपका जो बॉडी का जो जेनेटिक फैक्टर है वही चेंज हो गया है जिसकी वजह से आपको कैंसर हो सकता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे आपने कोई केमिकल खा लिया है, रेडिएशन लग गया है, कोई ड्रग ऐसा ले लिया है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, आपका लाइफ स्टाइल सही नहीं है, आप अल्कोहल ले रहे हैं, डाइट ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो इस वजह से भी मतलब कि म्यूटेशन हो जाएगा और कैंसर होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ हार्मोनल फैक्टर की वजह से भी हो जाता है, इम्यून सिस्टम की वजह से भी हो जाता है, ठीक है। अब है पैथोजेनेसिस, मतलब कि कैसे मतलब सेल धीरे धीरे होता है या बढ़ता है। तो हमने आपको क्या बोला कि पैथोजेनेसिस में क्या हो रहा है कि पहले म्यूटेशन होता है, ठीक है, पहले मतलब इनिशिएशन होगा, उसमें क्या होगा म्यूटेशन होगा, म्यूटेशन होने के बाद ये धीरे धीरे म्यूटेटेड सेल जो है वो ग्रोथ करना स्टार्ट करेगा, ग्रोथ करना होगा, नया नया टाइप का सेल बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं पैथोजेनेसिस, ठीक है। कुछ इसके मतलब सिम्टम्स वगैरह है, इसको आप लोग पढ़िएगा। मेटास्टेसिस हमने पहले बता दिया है कि मेटास्टेसिस का क्या मतलब है कि सेल का मतलब कैंसर है बॉडी के किसी एक पार्ट से, मान लो यहाँ पे कैंसर हो रहा है
और ये ट्रेवल करके दूसरे पार्ट में पहुंच गया, इसी को हम लोग बोलते हैं मेटास्टेसिस। तो एक बार इस पीडीएफ को आप लोग पढ़िएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ एक दो क्वेश्चन हमने और बनाए हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और है, उसको डिस्कस करके इसको फाइनलाइज करेंगे। और इसको आपको वीडियो को एटलीस्ट 2 टाइम्स आपको देखना है जाने से पहले एग्ज़ाम में, और पीडीएफ को एक बार ज़रूर पढ़िएगा। पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और हमने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से इसको एक्सेस कर पाएंगे। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपोथायराइडिज्म। एटियोलॉजी का मतलब आपको पता है ना, एटियोलॉजी का मतलब होता है कारण, पैथोफिजियोलॉजी का मतलब होता है कैसे कैसे डिजीज़ हो रहा है, क्लिनिकल फीचर क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन मतलब इस डिजीज़ की होने की वजह से क्या क्या हमारी बॉडी में चेंजेस आता है। डिजीज़ का नाम क्या है, हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म। समझो क्या होता है। ये मान लो बॉडी है, ठीक है, और ये वाला नेक वाला एरिया है, ट्रेकिया वाला एरिया है। ट्रेकिया वाले एरिया में यहाँ पे एक ऑर्गन होता है, जैसे मान लो ये ट्रेकिया है, ठीक है, तो यहाँ पे बटरफ्लाई शेप का इस तरीके से एक ऑर्गन होता है, इस तरीके से ऐसे, मतलब ग्लैंड होता है, और इस ग्लैंड का नाम है थायराइड ग्लैंड। आपको पता है कि ग्लैंड क्या रिलीज़ करते हैं, तो ग्लैंड हमेशा हार्मोन रिलीज़ करते हैं। तो ये जो थायराइड ग्लैंड है वो 2 टाइप्स के हार्मोन रिलीज़ करते हैं, एक T3 एंड एक T4, ट्राई आयोडोटायरोनिन और टेट्रा आयोडोटायरोनिन। ठीक है, 2 टाइप्स के आपको T3 एंड T4 याद रखना है। तो एक हमारे बॉडी में ग्लैंड होता है, ग्लैंड का नाम क्या है, थायराइड। थायराइड एक हार्मोन रिलीज़ करता है, 2 हार्मोन रिलीज़ करता है, T3 एंड T4। अब इस हार्मोन का काम क्या है, तो हमारे बॉडी में जो भी हार्मोन होते हैं, जैसे इंसुलिन है, इंसुलिन का क्या काम है, तो ये ग्लूकोज के कंजम्पशन को बढ़ाता है। ठीक है, जिससे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल हमेशा कम रहता है, एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करवाता है। उसी तरीके से जो थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो क्या करवाता है, T4 एंड T4, तो हमारे बॉडी के जो बेसिक मेटाबॉलिज्म है उसमें हेल्प करता है। अब बेसिक मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है कि जैसे ही आप कोई खाना खा रहे हो, जैसे ग्लूकोज खा रहे हो आप, मान लो कि फैट खा रहे हो, आप प्रोटीन खा रहे हो, तो ये सब का मेटाबॉलिज्म करवा के, इसका ब्रेकडाउन करवा के एनर्जी प्रोड्यूस करवाना, बॉडी का अलग अलग फंक्शन करना, एंजाइम बनाना, अलग अलग केमिकल बनाना, इसमें ये हेल्प करता है, मतलब बेसिक मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ठीक है, तो जब कभी ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये जो थायराइड ग्लैंड है नॉर्मल लेवल से ज़्यादा अगर T3 एंड T4 बनाना स्टार्ट कर दे, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपर, मतलब ज़्यादा, ठीक है, थायराइडिज्म, मतलब कि नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हार्मोन बनाने लगता है। समटाइम्स किसी कारण से ये जो मतलब थायराइड ग्लैंड है वो T3 एंड T4 नॉर्मल लेवल से कम बनाना स्टार्ट करता है, तो कम को हम लोग बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। तो अब सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि T3 एंड T4 बॉडी का मेटाबॉलिक फंक्शन कर रहा है, तो अगर किसी पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म होगा, मतलब हार्मोन ज़्यादा बन रहा है, तो बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। और कम अगर हार्मोन बन रहा है तो बेसिक जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो लो हो जाएगा। तो इसी को हम लोग हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, एक बार इसको हम लोग स्टडी करते हैं अच्छे से। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, तो आप ऐसे समझो। हाइपरथायराइडिज्म का क्या मतलब है, जिसमें थायराइड ग्लैंड एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मतलब कि T3 एंड T4 प्रोड्यूस कर रहा है बहुत ज़्यादा अमाउंट में। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो अलग अलग कारण हो सकता है। एक डिजीज़ होता है ग्रेविस डिजीज़, जिसमें जो थायराइड जो ग्लैंड है उसमें हमारा इम्यून सिस्टम इसको बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देता है, और ये बदले में बहुत सारा मतलब हार्मोन रिलीज़ करता है। ठीक है, मतलब गोटर का साइज़ मान लो कि बढ़ गया है, ठीक है, टॉक्सिक थायराइड एडिनोमा हो गया है, या उसमें इन्फ्लामेशन आ गया है, या बहुत ज़्यादा बाहर से थायराइड हार्मोन खा रहे हो, इस कारण से हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। हाइपरथायराइडिज्म होगा तो क्या क्या होगा, ठीक है, तो T3 T4 क्या है, बहुत ज़्यादा मतलब प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। T3 T4 का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो जो मेटाबॉलिक जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब इसकी वजह से जो बॉडी के जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, आपके बॉडी में अलग अलग चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाएगा। बहुत फास्ट होगा तो आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, मसल वेस्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो कार्डियक मसल्स है
उसमें एक्टिवेशन ज़्यादा हो जाएगा, आपको टैकीकार्डिया मतलब हार्ट रेट बढ़ जाएगा, पल्पिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लिनिकल फीचर क्या है, क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेगा, तो वेट लॉस, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो गया है, मतलब जितना जल्दी जल्दी खाना खाएंगे उतना जल्दी जल्दी वो मेटाबोलाइज होकर बॉडी से बाहर निकलेगा, मतलब बॉडी में रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो वेट लॉस होगा, हीट इंटॉलरेंस होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत फास्ट मेटाबॉलिज्म हो रहा है, एक्टिव बहुत जल्दी जल्दी, मतलब ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलके एनर्जी बना रहा है, तो उस कंडीशन में हीट बहुत ज़्यादा निकलेगा, और बहुत ज़्यादा हीट निकलेगा, एक्सेसिंग स्वेटिंग होगा, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी हो जाएगा, आपके हाथ में पानी हो जाएगा, टैकीकार्डिया मतलब हार्ट रेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। डायरिया हो सकता है, मसल वीकनेस हो सकता है, मॉइस्ट स्किन हो सकता है, मतलब हाथ में पानी आना, ठीक है। थायराइड ग्लैंड का साइज़ बढ़ सकता है, तो ये सब कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन एक बार आप लोग इसको पढ़िएगा, हमने बता दिया है। अगला इसी का कंडीशन है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म का क्या मतलब है कि T3 एंड T4 के लेवल का घटना, और T3 और T4 का लेवल घटना इसी को बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें थायराइड ग्लैंड क्या है, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस करता है, मतलब कम प्रोड्यूस करता है। ये भी अलग अलग कारण से हो सकता है, जैसे आयोडीन की कमी से हो सकता है, ठीक है, किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, आयोडीन डिफिशियंसी की वजह से हो सकता है, सर्टेन कुछ ड्रग्स की वजह से हो सकता है, या हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे थायराइड ग्लैंड को सप्रेस कर दे रहा है, उस वजह से भी हो सकता है, ठीक है। इसकी वजह से पैथोफिजियोलॉजी क्या क्या होगा, तो T3 एंड T4 रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से स्लो हमारा मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, अलग अलग जो फैट प्रोटीन है इसका हीट प्रोडक्शन बहुत कम होगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म ही नहीं हो रहा होगा। तो कोल्ड होगा, जिससे टॉलरेंस मतलब कि ठंडी ज़्यादा लगना स्टार्ट हो जाएगा। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हैं, तो फैटीग और वीकनेस, क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, मेटाबॉलिज्म ही नहीं हो रहा है, बॉडी से जल्दी निकलेगा नहीं प्रोटीन और फैट, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट, तो वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठंडा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो हीट का जनरेशन नहीं होगा। स्किन ड्राई हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन, ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, पफी फेस फूला फूला हो जाएगा, हेयर लॉस, वॉइस चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, डिप्रेशन, मेमोरी हो सकता है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, लड़कियों में मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में इरेगुलरिटी आ जाएगा। तो इतने सारे क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है एक बार पढ़िएगा, हार्ट फेल्यूर हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकता है, ठीक है, नर्व डैमेज हो सकता है, ये सब कॉम्प्लिकेशन आप लोग पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गिव डिटेल्ड अकाउंट ऑफ इटियोलॉजी, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, पैथोफिजियोलॉजी एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ HIV एड्स, ठीक है, इसको समझिए, बहुत अच्छा है। HIV का मतलब होता है ह्यूमन इम्यून वायरस, ये मतलब एक वायरस का नाम है, ठीक है। एड्स का क्या मतलब है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। सबसे पहले आप ये समझो कि हमारी बॉडी में जब भी बाहर से, आपने क्या देखा कि कोई भी स्ट्रेस लगता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, सेल इंजरी में आपने देखा था, इन्फ्लामेशन में, कि हमारी बॉडी में कहीं से भी स्ट्रेस लगा, मतलब कि अगर मान लो बॉडी में कहीं से वायरस घुसा, तो वायरस घुसा तो क्या होगा, हमारा WBC मतलब उस एरिया में जाएगा, मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम है उस बैक्टीरिया या वायरस को किल करता है, और हमको क्या करता है, बचाता है, डिफेंड करता है, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम का, तो जब भी HIV वायरस या कोई भी वायरस हमारे बॉडी के सेल में इंटर करता है, तो हमारे बॉडी का जो WBC है, ठीक है, जिसमें मोस्टली जो हमारे लिम्फोसाइट्स हैं, T लिम्फोसाइट्स, ठीक है, और एक सेल होता है CD4+ सेल, ये दो जो सेल्स होते हैं वो वायरस से हमको बचाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे ही कोई वायरस हमारी बॉडी में घुसेगा तो हमारा जो CD4+ सेल है या T लिम्फोसाइट है तुरंत पहुंचेगा, इस वायरस को ख़त्म करेगा और हमको बचा लेगा। ये होता है नॉर्मल फंक्शन इम्यूनिटी का। HIV जो है वो कुछ स्पेशल होता है, अलग होता है इसका स्ट्रक्चर। HIV के अंदर, ठीक है, सबसे पहले तो RNA होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के चारों तरफ एक मतलब कि कवर होता है, ठीक है, कवर के चारों तरफ एक स्पेशल टाइप का कवर होता है, और इसके सरफेस पे स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, ऐसे प्रोटीन्स होते हैं। ये मतलब कि HIV वायरस का स्ट्रक्चर है नॉर्मल, ठीक है। ये जो प्रोटीन है ये इस वायरस को हेल्प करता है कि जैसे मान लो कि ये हमारा मान लो कि इम्यून सेल है CD4+ सेल, तो कोई नॉर्मल वायरस जब भी आता है, ठीक है, तो हमारा जो CD4+ सेल है इसको इनगल्फ करके इसको ख़त्म कर देता है। लेकिन एड्स के साथ स्पेशल केस क्या है कि एड्स जब हमारी बॉडी में, एड्स मतलब HIV वायरस जो हमारी बॉडी में घुसता है, तो ये जो हमारे जो CD4+ जो सेल है
ठीक है, ये जो इसको ही मारने वाला था, अब ये वायरस क्या करेगा, इसके साथ अटैच हो जाता है, ठीक है, और अटैच होके इस सेल की मतलब जो CD4+ है इसके अंदर ही घुस गया ये वायरस। इस तरीके से हमारे मतलब जो सेल हमको बचाने वाला था उसी के अंदर घुस गया, क्योंकि इसके पास एक स्पेशल प्रोटीन होता है जो हेल्प करता है इसके अंदर घुसने में, ठीक है। और ये जैसे ही अंदर घुसा, ठीक है, तो अब ये हमारे सेल के नॉर्मल DNA के साथ अपना जो RNA है उससे अपना जेनेटिक मटेरियल बनाएगा और बहुत सारा वायरस बनाएगा, और फाइनली इस सेल को फाड़ के अब बहुत सारा वायरस बनाया, और फिर ये बहुत सारा जो वायरस है अलग अलग CD4+ सेल में घुसेगा, फिर बहुत सारा वायरस बनाया। धीरे धीरे जो CD4+ जो हमारे बॉडी का जो इम्यून सेल है वो धीरे धीरे लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बताओ कि जो CD4+ जो सेल था वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा, तो अब क्या होगा, तो जो अब किसी भी टाइप का कोई बैक्टीरिया, ठीक है, क्योंकि इम्यूनिटी यहाँ पे क्या हो रहा है, लो हो रहा है, तो कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी वायरस हमारे बॉडी में जब घुसेगा, तो अब क्योंकि CD4+ या जो लिम्फोसाइट सेल है वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, कम संख्या में है, तो अब इस सबको मौका मिल गया, जो अदर टाइप के जो बैक्टीरिया वायरस है उसको भी, और ये अलग अलग टाइप का इन्फेक्शन करना स्टार्ट कर देगा हमारी बॉडी में, ठीक है। तो इस तरीके से HIV वायरस जो है हमारी बॉडी में घुस के अलग अलग टाइप से इन्फेक्शन, अलग अलग टाइप मतलब हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय करता है, और इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है इसलिए इसका नाम है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसमें मतलब कि डिफिशियंसी हो गई है किसकी, हमारे इम्यून सिस्टम की, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, एक बार हम लोग इसको स्टडी करते हैं, अब आपको क्लियर हो जाएगा। जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड इसका स्टडी करते हैं। तो इम्यून डिफिशियंसी वायरस, इसका HIV वायरस नाम है, ये एक रेट्रो वायरस टाइप का वायरस है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है, पार्टिकुलरली CD4 और लिम्फोसाइट को क्या करता है, ख़त्म करता है, ठीक है। इटियोलॉजी, इसके क्या क्या कारण है, तो इसका जो कारण है HIV वायरस है। HIV वायरस का जो स्ट्रक्चर हमने बताया कि एक इन्वेलप होता है, जैसे कि RNA है, RNA के चारों तरफ इन्वेलप होता है, और ये RNA कंटेन करता है, ठीक है। और इसमें कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, ये एंजाइम्स इसको हेल्प करता है, जब हमारे CD4+ में घुसता है तो ये एंजाइम इसको RNA से अलग अलग RNA बनाने में, अपना दूसरा RNA बनाने में, ताकि अलग अलग वायरस बना सके, उसमें हेल्प करता है। अलग अलग इसके पास एंजाइम भी होता है, और इसके सरफेस पे 2 टाइप के प्रोटीन होते हैं, GP120, GP41, जो उसको CD4+ और लिम्फोसाइट में बाइंड करने में हेल्प करता है, अंदर घुसने में हेल्प करता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मतलब कैसे कैसे ये फैल सकता है HIV वायरस, ठीक है। तो HIV वायरस अलग अलग तरीके से फैलता है, मतलब एक तो ब्लड टू ब्लड कॉन्टेक्ट होगा तो, ठीक है, या सेक्सुअल कॉन्टेक्ट होगा तो, या फिर मदर से बच्चे में जा सकता है। तो इस टाइप से मतलब कि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। तो किस किस कारण से, तो सेक्सुअल ट्रांसमिशन, मान लो कि कोई अनप्रोटेक्टेड, ठीक है, अनप्रोटेक्टेड वेजाइनल या एनल या ओरल सेक्स कर रहा है, तो उस कंडीशन में ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है, ठीक है, अगर वो इन्फेक्टेड है तो। ब्लड ट्रांसमिशन, ठीक है, कि अगर एक पर्सन में मान लो कोई पर्सन है जिसका HIV है ऑलरेडी, और उससे किसी ने ब्लड ले लिया, तो उसमें भी इन्फेक्शन हो जाएगा। या उसने कोई ऐसा नीडल यूज़ किया, उसी नीडल को दूसरा पर्सन यूज़ कर लिया, तो उस वजह से भी हो सकता है, ठीक है। या फिर आप सैलून में जाते हो दाढ़ी उड़ी बनवाने के लिए, बाल कटाने के लिए, तो मान लो कि सैलून वाले ने जो ब्लेड यूज़ किया और वही किसी HIV वाले पेशेंट पे, और वो कट गया, और सेम वही आपके पे यूज़ कर लिया, तो इस वजह से भी क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। मदर टू चाइल्ड, अगर मान लो कि मदर इन्फेक्टेड है ऑलरेडी, तो बच्चे में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब कुछ मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, किस किस वजह से नहीं होता है, जहाँ जो अफवाह उड़ा हुआ है कि ऐसे ऐसे हो जाता है, तो कैसे नहीं होता है, तो हाथ मिलाने से, खाना शेयर करने से, कफिंग से, ये सबसे नहीं होता है, ये सब अफवाह है, ठीक है। पैथोफिजियोलॉजी क्या है, पैथोफिजियोलॉजी हमारे उसका क्या है, अभी हमने आपको बताया कि पैथोफिजियोलॉजी मतलब ये फैलता कैसे है। तो मान लो कि ये हमारा कोई CD4+ सेल है, ये वायरस है, ठीक है, इसको हम रेड कलर से ड्रॉ करते हैं, खतरनाक वायरस है। ये वायरस सबसे पहले तो हमारे CD4+ सेल के कांटेक्ट में आता है, ये प्रोटीन के साथ, फिर ये हमारे अंदर घुस गया सेल के अंदर जैसे ही घुसेगा तो इसके अंदर आपको पता है कि RNA है, ये सेल हमारे ही DNA को यूज़ करते ये अलग अलग अपना RNA बनाएगा, ठीक है, बहुत सारा RNA बना लिया।
अभी अपने आप को असेंबल करेगा, इसके चारों तरफ सरफेस बनाएगा, ठीक है, और ये फिर बाहर निकल जाएगा। अब देखो कितना सारा जो HIV बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया अंदर घुसा था और कितना सारा बैक्टीरिया बाहर निकला है। तो इस तरीके से ये मतलब कि पैथोफिजियोलॉजी इसका है, अपना मतलब ये प्रोडक्शन करता है। सबसे पहले ये हमारे बॉडी में एंट्री करता है, ये CD4+ से अटैचमेंट करता है, इसमें हेल्प करता है उसका प्रोटीन, ठीक है, और ये हमारे RNA को DNA को यूज़ करके अपना DNA RNA बनाता है, ठीक है, और वो हमारे RNA DNA से मिल के मतलब इंटीग्रेशन करता है, फिर उसका रेप्लिकेशन होगा, ठीक है, फिर वो अपना नया टाइप का बॉडी बनाएगा, ठीक है, और हमारे जो CD4+ सेल है उसको फाड़ते हुए, उसको डिस्ट्रॉय करते हुए बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और इस तरीके से वायरस फैलता है हमारी बॉडी में और हमारे इम्यून सिस्टम को कंटिन्यूसली कमज़ोर करता रहता है। अब हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा तो क्या होगा, तो अलग अलग टाइप का बीमारी होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे फीवर, सोर थ्रोट, इन्फेक्शन, हेडेक, ये सब होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अलग अलग जो वेट लॉस, ये सब जो सिम्टम हैं ये आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, वेट लॉस हो जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस, ओरल कैंडिडियासिस, मतलब कि मुंह में छाला पड़ना, अलग अलग टाइप के निमोनिया हो जाना, अलग अलग टाइप का इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया वायरस के लिए क्या हो गया, मौका मिल गया। जैसे TB हो जाएगा, ठीक है, मेनिंजाइटिस हो जाएगा, ये अलग अलग टाइप के बीमारी होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो HIV में यही दिक्कत होता है कि HIV जो वायरस है उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, क्योंकि वो हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर रहा है, उसकी वजह से अलग अलग टाइप का इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, और पेशेंट अगर ट्रीटमेंट में ना हो तो लास्ट में मतलब पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। देखो अलग अलग मतलब ऑर्गन डैमेज भी होना स्टार्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द etiology, पैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल फीचर एंड मैनेजमेंट ऑफ पार्किंसन एंड एपिलेप्सी। दो डिजीज़ है, पार्किंसन और एपिलेप्सी। इसका हमको पूरा डिटेल में etiology, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फीचर और मैनेजमेंट, मतलब उसका कारण, कैसे बीमारी हो रहा है वो, उसका क्या सिम्टम है, उसको कैसे मैनेज करेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे, वो समझाना है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज़ पार्किंसन, ठीक है। तो पार्किंसन एक, ठीक है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड एक डिजीज़ है हमारे ब्रेन में, ठीक है। आपको पता है कि ब्रेन के अलग अलग एरिया में अलग अलग सेंटर होता है, हमारे बॉडी का अलग अलग फंक्शन कंट्रोल करता है। जैसे मान लो कि यहाँ से कोई सेंटर है, ये मान लो कि हार्ट के पास जा रहा होगा तो हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। ये मान लो लंग्स के पास जा रहा होगा तो लंग्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। ये मान लो किडनी के पास जा रहा होगा, किडनी की एक्टिविटी को। ये मान लो डाइजेस्टिव सिस्टम के पास जा रहा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करेगा। ये मान लो कि मोटर फंक्शन को कंट्रोल करेगा। ये मान लो कि मसल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। मतलब कि ब्रेन का अलग अलग सेंटर जो है बॉडी के अलग अलग फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक चीज़। हमारे ब्रेन के एक स्पेशल एरिया में, ठीक है, ये ब्रेन है और उसके एक स्पेशल एरिया में जिसको हम लोग बोलते हैं नाइग्रोस्टेटियल पाथवे, इस एरिया में बनते हैं एक न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। इस एरिया में बनता है न्यूरोट्रांसमीटर और न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है डोपामाइन। न्यूरोट्रांसमीटर नाइग्रोस्टेटियल पाथवे में, ये नाइग्रोस्टेटियल पाथवे क्या करता है, तो हमारे बॉडी के जॉइंट के, मसल्स के, ठीक है, हमारा पोस्चर कंट्रोल करता है। मतलब कैसे बैठेंगे, कैसे खड़ा होंगे, मतलब जॉइंट का मूवमेंट हो गया, मसल का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो गया, जो पोस्चर है कैसे खड़ा होंगे, कैसे चलेंगे, कैसे वॉकिंग करेंगे, ये सब को कंट्रोल करता है, ठीक है, नाइग्रोस्टेटियल पाथवे। अब मान लो कि इस एरिया के जो न्यूरॉन्स हैं, जहाँ पे नाइग्रोस्टेटियल पाथवे में इस एरिया के जो न्यूरॉन हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाए, तो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर क्या होगा, डोपामिन का प्रोडक्शन, डोपामिन का लेवल कम हो जाएगा। और डोपामिन का लेवल कम होगा तो इस एरिया से जो भी एक्टिविटी कंट्रोल हो रहा था वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और कम होना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा, तो आपके मूवमेंट में दिक्कत होने स्टार्ट हो जाएगा। आपका जो जॉइंट है वो फंसना स्टार्ट हो जाएगा, जाम हो जाएगा, स्टिफनेस आ जाएगा, मूवमेंट में दिक्कत हो जाएगा, चलने फिरने में दिक्कत हो जाएगा, स्टिफनेस हो जाएगा, आपका पोस्चर मेंटेन करने में दिक्कत हो जाएगा, प्रॉपर्ली ना खड़ा हो पाइएगा ना प्रॉपर्ली बैठ पाइएगा, मतलब पोस्चर इनस्टेबिलिटी हो जाएगा। और इसी कंडीशन को, ये सब जो हो रहा है, इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पार्किंसंस डिजीज़, ठीक है। पार्किंसन डिजीज़ क्यों हो रहा है, क्योंकि नाइग्रोस्टेटियल पाथवे में डोपामाइन की कमी हो रही है। तो डोपामाइन की कमी हो रही है तो ट्रीटमेंट के लिए क्या करोगे, तो ट्रीटमेंट के लिए हम लोग बॉडी के बाहर से ड्रग के फॉर्म में डोपामाइन लेते हैं ताकि डोपामाइन का लेवल बढ़े और फिर ये सब जो सिम्टम आ रहा है वो ठीक हो जाए, ठीक है। तो
तो ये डिजीज़ कैसा है, तो हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है और न्यूरॉन्स के डिजेनरेशन नाइग्रोस्टेटल पाथवे में न्यूरॉन्स के खराब होने से हो रहा है। तो ये न्यूरोडेजेनरेटिव डिसऑर्डर है, इसको समझो। ये क्या है, प्रोग्रेसिव न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें डोपामिन का जो न्यूरॉन है वो प्रोड्यूसिंग करना बंद कर देता है, कहाँ पे, नाइग्रोस्टेटल पाथवे में, हमारे ब्रेन वाले एरिया में, ठीक है। और इसका एटियोलॉजी मतलब क्या क्या कॉज हो सकता है, तो एक हो गया कि मान लो किसी कारण से इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, मतलब एज बढ़ने की वजह से न्यूरॉन ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं, या कोई ऐसे इन्वायरमेंट में हो जहाँ पे आपको टॉक्सिन्स के कांटेक्ट में आ रहे हो बार बार, ठीक है, पॉइजन के कांटेक्ट में आ रहे हो बार बार, कुछ ऐसा ड्रग्स आपने ले लिया, ठीक है, किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। तो इस कारण से मान लो कि इस एरिया का न्यूरॉन डैमेज हो गया। न्यूरॉन डैमेज होगा तो क्या होगा, तो सबसे पहले जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन है वो डैमेज हो गया, कहाँ पे, नाइग्रोस्टेटल पाथवे में, जिससे डोपामिन का लेवल डिक्रीज़ हो गया, इम्बैलेंस डोपामिन होगा। इसकी वजह से क्या होगा, मोटर सिग्नल प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा, और उस वजह से जो आपके बॉडी के अलग अलग फंक्शंस जो है वो दिक्कत होने लगेगा। तो मेजर सिम्टम क्या क्या आएगा, तो ट्रिमर मतलब कपकपाना, जो हाथ पैर है वो कपकपाना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा किसी गांव देहात में जो ओल्ड एज जो पर्सन होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उसका हाथ पैर कांपने लगता है, इसी वजह से हो रहा है। ब्रेडिकाइनेसिया मतलब कि मूवमेंट बहुत धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है, फास्ट नहीं चल पाएंगे, आप गांव देहात में देखे होइएगा। मसल रिजिडिटी, मसल जो है वो फंसना स्टार्ट हो जाता है, रिजिड हो जाता है, ठीक है, प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। उसके बाद पोस्चुरल दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगा, खड़ा होने में या प्रॉपर बैठने में दिक्कत होना जाता है, फेशियल जो एक्सप्रेशन है वो देने में दिक्कत हो जाता है, ठीक है, और स्पीच बोलने में भी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। इस टाइप के सिम्टम्स आपके आने लगते हैं। नॉन मोटर सिम्टम्स, कुछ अलग अलग टाइप के भी सिम्टम्स आते हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी हो सकता है, सोने में दिक्कत हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ठीक है, याददाश्त कमज़ोर होने लगता है, ये सारे चीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। इसका मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे इसको ठीक करना है, तो रेगुलर एक्सरसाइज, स्पीच थेरेपी मतलब बोलने में हेल्प करके, चलने फिरने में हेल्प करा के, अच्छा डाइट दे के हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं। ड्रग क्या क्या ले सकते हैं, तो अभी हमने बोला कि मतलब डोपामाइन की कमी हो रही है तो हम लोग बाहर से लीवोडोपा लेते हैं, ठीक है, डोपामाइन का ही एक रूप है, और कुछ अलग अलग टाइप के ड्रग लेते हैं, ये अपना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बाकी जो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है इसी में, एपिलेप्सी, व्हाट इज़ एपिलेप्सी एंड एपिलेप्सी के क्या सिम्टम है, क्या पैथोफिजियोलॉजी है, उसको समझते हैं। अभी हमने आपको बताया कि ब्रेन के अलग अलग एरिया में, अलग अलग फंक्शंस कंट्रोल हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो भी यहाँ से सिग्नल जाता है हमारे न्यूरॉन में, ठीक है, ये सिग्नल जाता है इस पर्टिकुलर ऑर्गन्स के पास न्यूरॉन्स के द्वारा, तो उस एरिया का जो फंक्शन है वो कंट्रोल होता है। अगर मान लो किसी कारण से, तो अब ये जो भी सिग्नल जा रहा है अलग अलग ऑर्गन्स के पास एक सिंक्रोनाइज वे में जा रहा है, मतलब एक प्रॉपर सिंक्रोनाइज वे में, एक सिस्टम के थ्रू जा रहा है, तो हमारे बॉडी का सारा फंक्शन नॉर्मल तरीके से काम कर रहा है। अब मान लो किसी कारण से ये जो न्यूरॉन्स के थ्रू जो मैसेज आ रहा है वो अनकंट्रोल्ड और अनप्रेडिक्टेबल हो जाए, जैसे मान लो यहाँ से मैसेज जो जा रहा था किसी ऑर्गन के पास ये जो मैसेज जा रहा था, ये मान लो कि अनकंट्रोल हो जाए, ऐसे ऐसे मैसेज आने लगे, अनकंट्रोल अनप्रेडिक्टेबल होने लगे, तो मान लो इस एरिया का जो ऑर्गन है वो क्या काम करेगा, तो जैसे जैसे मैसेज आएगा वैसे वैसे काम करेगा, ठीक है। जैसे अगर मान लो ये हाथ पैर है तो हाथ पैर में जर्किंग होना स्टार्ट हो जाएगा, हाथ पैर हिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये अगर मान लो कि कॉन्शियसनेस के लिए अगर मैसेज आ रहा है तो पेशेंट बेहोश हो सकता है, पेशेंट गिर सकता है, फेंटेड हो सकता है। तो इसी जो सिम्टम ये जो आ रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं सीजर। क्यों हो रहा है, तो ये भी न्यूरॉन में अनकंट्रोल्ड एक्टिविटी, जो मैसेज जो जा रहा है अनप्रेडिक्टेबल जो मैसेज जा रहा है उसकी वजह से अलग अलग सिम्टम आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सीजर। और ये सीजर बार बार आता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं एपिलेप्सी, और हिंदी में इसको बोलते हैं मिर्गी। आपने इस बीमारी का नाम सुना होगा, ठीक है। एपिलेप्सी, अब ये जो न्यूरॉन्स में ये जो बार बार जो मैसेजिंग जो हो रहा है अनकंट्रोल्ड अनप्रेडिक्टेबल, ये कैसे हो रहा है वो समझो। तो ब्रेन में अलग अलग केमिकल्स बनते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब अभी समझाते हैं, एक होता है इनहिबिटरी। क्या होता है वो समझो, कि जैसे मान लो ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये दूसरा न्यूरॉन है और ये अगला न्यूरॉन है, ठीक है, इस तरीके से।
आपको पता है कि न्यूरॉन्स में इम्पल्स का ट्रांसमिशन इस तरीके से होता है। नर्व एंडिंग पे आने के बाद यहाँ पे वेसिकल्स में भरे होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। यहाँ पे भी इम्पल्स का ट्रांसमिशन ऐसे होते हुए थे आया, यहाँ नर्व एंडिंग में यहाँ पे भी वेसिकल्स में भरे हुए हैं न्यूरोट्रांसमीटर। अब क्योंकि ये भी एक टाइप का न्यूरॉन है, दूसरे टाइप का न्यूरॉन है, तो इसमें मान लो कि न्यूरोट्रांसमीटर ऐसा भरा हुआ है, जो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ रिलीज़ होगा और इसके रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। तो इसके रिसेप्टर पे बाइंड करने के बाद ये अगले न्यूरॉन को एक्साइट करेगा, मतलब उसकी एक्टिविटी को बढ़ाएगा, अगले न्यूरॉन को एक्साइटेड करेगा, स्टिमुलेट करेगा। मान लो कि ये इम्पल्स दूसरे न्यूरॉन में इम्पल्स आया, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर से मतलब वेसिकल से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हुआ और यहाँ पे जो रिसेप्टर है उस पर अगर ये बाइंड हुआ, ठीक है, ये बाइंड हुआ, ये अगले न्यूरॉन के एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर अगले न्यूरॉन की एक्टिविटी को बढ़ा रहा था, एक्साइट कर रहा था, स्टिमुलेट कर रहा था, तो उस टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर को बोलते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। जैसे ग्लूटामेट होता है, एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है, ग्लूटामेट। और एक जैसे जो अगले न्यूरॉन की एक्टिविटी को घटाता है, इनहिबिट करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे हमारे ब्रेन में होता है गाबा, ये न्यूरोट्रांसमीटर है, ये अगले न्यूरॉन की एक्टिविटी को डाउन करता है। तो अगर मान लो कि हमारे ब्रेन में कि गाबा जो है और जो मान लो ग्लूटामेट है, दोनों प्रॉपर्ली अपना बैलेंस में फंक्शन कर रहा है, तो मैसेज बैलेंस में जा रहा है। मान लो कि गाबा का प्रोडक्शन कम हो गया, मतलब ये क्या कर रहा है, कंट्रोल करने वाला है। अब गाबा का प्रोडक्शन कम हो गया तो ग्लूटामेट ऑब्वियसली ज़्यादा काम करने लगेगा। ग्लूटामेट ज़्यादा काम करने लगेगा तो इसको बार बार एक्साइट करेगा, बार बार एक्साइट करेगा, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बार बार जाएगा ऑर्गन के पास और यही कॉज करेगा क्या, सीजर। मतलब जो एक्साइटेटरी न्यूरॉन है उसके ज़्यादा काम करने से या इनहिबिटरी न्यूरॉन के कम काम करने की वजह से एक तो ये रीज़न क्या आ रहा है, एपिलेप्सी हो रहा है या सीजर आ रहा है। तो इसको एक बार हम लोग स्टडी करते हैं। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आपको जल्दी से फास्ट में स्टडी करके समझाते हैं। एपिलेप्सी क्या है, तो ये भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है। रिकरेंट अनप्रोवोक्ड सीजर आता है, ठीक है। किस वजह से, तो अलग अलग कारण से हो सकता है हमारे ब्रेन में। इसका एटियोलॉजी क्या है, अलग अलग कारण से होता है। तो कभी कभी किसी पेशेंट में जेनेटिक फैक्टर की वजह से भी होता है, किसी के ब्रेन में चोट लग गया या स्ट्रोक है, प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रहा है, ब्रेन में ट्यूमर हो गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई इन्फेक्शन है, ठीक है। तो अलग अलग कारण से मतलब कि ये हो सकता है। पैथोजेनेसिस क्या है, तो ये इम्बैलेंस बिटवीन एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर हो जाता है। अभी हमने बताया गाबा एंड ग्लूटामेट में ग्लूटामेट ज़्यादा काम करता है, गाबा कम काम करने लगता है, ठीक है। जबकि दोनों गाबा और ग्लूटामेट दोनों बैलेंस बना के काम करता है, क्योंकि एक कंट्रोल करता है और एक बढ़ाता है, तो दोनों बैलेंस में होना चाहिए। लेकिन बैलेंस यहाँ पे क्या हो रहा है, गड़बड़ा गया। तो इसकी वजह से क्या हो गया, एबनॉर्मल एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ आना स्टार्ट हो जाएगा। और एबनॉर्मल एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इम्पल्स बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, फैल जाएगा और इसी वजह से अलग अलग सिम्टम्स आने लगेंगे और इसी को हम लोग बोलते हैं सीजर। सीजर के समय क्या क्या सिम्टम आता है वो आपको ध्यान देना है। तो सीजर का मतलब है कि जैसे मान लो जब एपिलेप्सी होता है तो मान लो कि पेशेंट जो है, ऐसे मान लो कि पेशेंट अभी नॉर्मल है, सीजर आया, ये मान लो कि सीजर का एपिसोड आया, फिर मान लो 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल या 1 सप्ताह या 1 दिन के बाद ही मान लो कि कोई अगला सीजर का एपिसोड आया, फिर मान लो किस समय के बाद कुछ अगला मतलब सीजर आया, ये सीजर का एपिसोड आ रहा है। इस बीच में पेशेंट नॉर्मल होता है, ठीक है। सीजर आने से पहले और सीजर आने के बाद भी पेशेंट नॉर्मल होता है। तो सिम्टम ज़्यादातर उसके सीजर जब हो रहा है उस दौरान हमको ज़्यादातर सिम्टम देखने को मिलता है। और फिर पेशेंट जब नॉर्मल होता है, जैसे यहाँ पे नॉर्मल हुआ, तो पेशेंट जब नॉर्मल होता है तो उस टाइम भी कुछ सिम्टम, जैसे कि अगर मान लो पेशेंट बेहोश हो गया है तो उसको थोड़ा कन्फ्यूज़न टाइप का, ठीक है, थोड़ा वीकनेस, उल्टी उल्टी टाइप का, हेडेक जैसा फील होगा। तो कुछ सिम्टम्स जो है वो आप क्या देख रहे हो कि सीजर के टाइम पे हो रहा है और कुछ सिम्टम्स सीजर के होने के बाद या नॉर्मल जब पेशेंट हो जाता है तो होता है। तो कौन कौन से इसके सिम्टम्स हैं वो देखो। तो सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, अचानक से पेशेंट बेहोश हो गया। अगर से सीजर जैसे ही आएगा तो किसी किसी कंडीशन में पेशेंट बेहोश भी हो जाता है, ठीक है। कन्वर्जन हो जाएगा, चक्कर आना स्टार्ट हो जाएगा, मसल में स्टिफनेस हो जाएगा, जर्किंग होगा, मतलब हाथ पैर भांजना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्लोनिक फेज बोलते हैं। टंग बाइटिंग, अपना जो टंग है, जीभ है, उसको खुद ही काटने लगेगा, ठीक है।
पेशाब होना स्टार्ट हो जाएगा, आँख घूमना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब जो है वो सीजर के दौरान, जो एपिलेप्सी का जो एपिसोड आया है उस दौरान ये सब सिम्टम आएगा। जब पेशेंट मान लो कि यहाँ पे नॉर्मल हो गया, वापस होश में आ गया, तो उसको कन्फ्यूज़न, डाउनेस, हेडेक, मसल नर्वस फैटिग, टेम्पोररी वीकनेस, ये सब जैसा फील होगा। ठीक है, इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इसको ट्रीट कैसे करते हैं? तो सबसे पहले तो ड्यूरिंग सीज़र क्या क्या करना है। तो पेशेंट जैसे मान लो कि सीज़र आ गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो गिरेगा, तो उसको पहले इंजरी से बचाना है। ठीक है, उसको अच्छे से मतलब कि अच्छी पोजीशन में उसको बैठाना है, अच्छे से रखना है, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मतलब ड्रग के थ्रू कैसे कर सकते हैं, तो ये आपका टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए कि कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हम लोग खाते हैं और वो ड्रग एपिलेप्सी मतलब एंटी एपिलेप्टिक ड्रग कहलाता है, वो एपिलेप्सी में मतलब कि हेल्प करता है कंट्रोल करने में। कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है कि अच्छे से नींद लीजिए। ठीक है, अल्कोहल ये सब को आपको मतलब अवॉइड करना है। ठीक है, स्ट्रेस नहीं लेना है, यही सब है बस। तो इस तरीके से हम लोग मैनेज करते हैं एपिलेप्सी को। तो ये थे हमारे टोटल 10 मार्क्स के सारे क्वेश्चन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। जो भी आपको डाउट होगा इससे रिलेटेड आप उसको कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगर आप इस वीडियो में न्यू हैं, ठीक है, तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियो आएंगी आपको पता चलेगा नोटिफिकेशन के माध्यम से। जो भी डाउट है बिल्कुल कमेंट कीजिए। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उसको, जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी के, उसको ये शेयर कीजिए, क्योंकि हमने 10 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, डिस्कस किया है, एक्सप्लेनेशन किया है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब इस वीडियो को देखते हैं तो आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आप लोग अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से एग्ज़ाम दो।